Everybody, welcome to Adda 247 जैब कैब यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी जो IEIFS की प्रिपरेशन है उसको और सॉलिडिफाई कर रहे होंगे बिकॉज अल्टीमेटली नाउ द टाइम इज वेरी वेरी लेस। आज इस सेशन में हम ये पूरी की पूरी बात करने वाले हैं कि किस तरह हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। वी आर नॉट हेयर टू टेल यू कि हाँ ये क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन करो, इस चैप्टर से पढ़ लो, उस चैप्टर से पढ़ लो। नो, आपके सामने एक लाइव मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व किया जाएगा with your participation. So as a group, we will be trying to answer all the questions which are there in this particular test. इस particular session से आपको क्या-क्या learnings मिलने वाली हैं? You will be able to understand कि questions attempt करने कैसे हैं हमें, fine? While sitting in the examination hall, जब screen के सामने questions होंगे, timer चल रहा होगा, उस time पे attempt कैसे करना है? तो ये session उसी particular intent के साथ बनाया गया है कि जो एग्जाम प्रेशर हम फील करने वाले हैं इस संडे को, उसको थोड़ा सा पहले ही हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स जस्ट हैव सम टाइप ऑफ अडेप्टेबिलिटी वाया दिस सेशन एंड अल्टीमेटली कम एज अ कॉन्करर आफ्टर द थर्ड में एग्जामिनेशन। फाइन। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी माइंड में चीजें चलती हैं कि IFS का पेपर 100 क्वेश्चंस हम तो पढ़ भी नहीं पाते हैं, लीव असाइड सॉल्विंग दोज 100 क्वेश्चंस। आज हम एक पर्टिकुलर डिफिकल्ट लेवल ऑफ मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं विद ऑल ऑफ यू, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से अप्रोच करना है हमें। फाइन। तो आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हेलो हेलो एवरीवन। ठीक है, ठीक है। तो आर यू गाइज रेडी? स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन, राइट? व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्लास, ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है? अगर आपने पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, देन इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा जो स्कोर है वो कम इसलिए नहीं आता मॉक टेस्ट में कि हमारे पास नॉलेज नहीं है। ऑल ऑफ यू हैव नॉलेज, अबंडेंस ऑफ नॉलेज है आप सबके पास। प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन पे, एप्लीकेशन पे, अप्लाई करते टाइम। तो आज आपका वो पूरा का पूरा जो डाउट है वो डिबंक होने वाला है। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें समझ में आएगा दैट व्हाट दे आर गोइंग टू फेस ऑन दिस पर्टिकुलर संडे, राइट? ओके। तो विद दैट पर्टिकुलर स्पिरिट, विद ऑल ऑफ योर पार्टिसिपेशन, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक। बेसिक आइडिया कैसा होता है? आपके पास जब स्क्रीन ओपन होती है एग्जामिनेशन हॉल में, यू सी द इंस्ट्रक्शंस, है ना? तो इंस्ट्रक्शन से ही स्टार्ट करते हैं पहले। लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, हमें कैसे थोड़ा सा ताकि हमें फील भी आए दैट यस वी आर अटेम्प्टिंग अ लाइव मॉक टेस्ट। So when we talk about the maximum marks, they are 100, duration 120 minutes है, but हमारे mind में target क्या होना चाहिए? That within 110 minutes या फिर within 100 minutes only we have to solve this particular mock test, या फिर actual exam में भी हमें यही अपना जो speed है maintain रखनी है। इस mindset से जाएंगे, definitely you will be able to solve all the 100 questions. तो टोटल ड्यूरेशन लिखी होती है, उसके बाद आपके पास जो सिंबल्स होते हैं वो होते हैं फॉर द बिगिनर्स। लेट मी जस्ट टेल यू दैट देयर आर स्पेसिफिक सिंबल्स आल्सो, कि आपने अगर क्वेश्चंस को मार्क कर दिया है तो उसके लिए एक डिफरेंट सिंबल रहता है, नॉट आंसर्ड के लिए, अनआंसर्ड के लिए डिफरेंट रहता है, आंसर कर दिया तो अलग रहता है, लाइक दैट। फाइन। तो ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आपको एक्चुअल एग्जाम में भी पढ़नी है। यू विल कम टू नो कि किस तरह से आपके पास ओवरऑल अटेम्प्ट रहेगा। इसके बाद क्विक रीकैप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस विल बी देयर। 120 मिनट्स हैं टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स हैं। आप क्लियर रिस्पॉन्स बटन भी प्रेस करके अपना रिस्पॉन्स क्लियर कर सकते हैं। सो डू नॉट पैनिक इन द एक्चुअल एग्जाम। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन गलती से टिक हो गया है तो उसको आप क्लियर करके चेंज भी कर सकते हैं। देन कम्स योर लैंग्वेज। तो जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं वहां पे जो लैंग्वेज सिलेक्ट की हुई है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड हेयर। तो बाय डिफॉल्ट इट इज इंग्लिश एंड वी आर रेडी टू बिगिन। यस, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन फिर विदाउट एनी फर्दर एडू। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। तो ट्राई करेंगे टाइमर को जो राइट हैंड साइड में इसको चेक में रखने का। 1 hour 59 seconds राइट नाउ, बट यस टाइम बहुत जल्दी जाता है। लेट्स जस्ट ट्राई टू आंसर वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, quickly everybody should answer. I want everybody to reply here. Which of the following statements regarding the deficit financing in India they are correct? Deficit financing की बात कर रहे हैं हम। Deficit financing
it occurs when the total income of the government is less than the total expenditure. इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, राइट? तो आपके पास फिजिकल डेफिसिट जैसा कुछ क्राइटेरिया बन रहा है यहाँ पे. ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट स्टेटमेंट where we are talking about the government can finance the deficit by withdrawing the money from its cash deposit in the RBI or ordering the RBI to print new currency notes. नए currency notes, you can do that, right? Deficit financing is the most important source of financing surpassing the revenue and borrowing. तो जब भी हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्लान्स के लिए, जब भी वी हैव द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सबसे पहला नाम आता है रेवेन्यू का, टैक्सेस का, फाइन, टैक्स पेयर मनी से, एंड द बोरोइंग एज वेल. सो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज द सेकंड मोस्ट बट नॉट द फर्स्ट वन. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2, that will be the right answer. Everybody with the same solution? Fine. Okay, correct answer stands at option A, 1 and 2. Right, 1 and 2 will be the right answer. Save and next question पे चलते हैं. Let's just talk about the ESG. Fine, ESG, you have to fill in the blanks in context of ESG. ESG standing for dash, किस पर्टिकुलर आप बोल सकते हो एब्रीवेशन को हम फुल फॉर्म में लिख सकते हैं. फाइन, ESG का फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंटल, social and governance. So ESG standing for environmental, social and governance has become increasingly important as a contemporary aspect of dash. One second. As a contemporary aspect of dash, it encapsulates the factors crucial for the assessing the long-term and ethical implications of the investors. The investments in business or companies, predominantly the investors apply ESG criteria to evaluate potential investment. What will be the right answer? ESG का full form क्या है? We have the full form as environmental, social and governance. तो फर्स्ट और सी में आपके पास दिया हुआ है, फाइन, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, तो इसी पे हम फोकस करेंगे. Then we have another thing where it has become increasingly important among the stakeholders, contemporary aspect of what? अगर हम बोले CSR का contemporary क्या? That is ESG, right? So it is the contemporary aspect of CSR itself. It encapsulates dash factors. What all factors are there? The three important factors, E, S and G. उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम. Predominantly dash investors apply ESG criteria to evaluate potential investments. जब भी हम बात करते हैं ESG की, जो socially responsible investors हैं, they will be moving towards the ESG criteria. Fine. तो यहाँ पे हो जाएगा correct answer option C. Right? Everybody, C is the correct answer here. ठीक है? इसमें ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास. आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, एंड दैट इज अ हैबिट जो हमें कहीं ना कहीं इनकलकेट भी करनी है एक्चुअल एग्जाम में. फाइन, एक्चुअल एग्जाम में होता क्या है हमारे पास कि स्क्रॉल करना पड़ता है, तो उसकी वजह से टाइम हम मैनेज नहीं कर पाते. तो अभी हम इसको मैनेज करते हुए चलेंगे. स्क्रॉल अप डाउन करना है, एक्चुअल एग्जाम में भी उतना ही टाइम लगाना हमें पड़ेगा. फाइन, उतना ही टाइम लगेगा आपको एक्चुअल एग्जाम में भी. ओके, so when we talk about this particular question, the right answer stands at option C. Fine. Now let's just talk about the next question. If the current account balance is 1.5 lakh, the capital account balance is 50,000, and your errors and omissions are 20,000, what will be the balance of payment? What will be the right answer here? Quickly, अगर हम बात करें BOP की, तो it will be having the components of current account balance. Fine, current account balance उसमें आपके पास full add रहेगा. Fine. So current account balance 1.5 लाख है. Capital account balance कितना दिया गया है यहाँ पे? 50. तो जो हम current account convertibility, capital account convertibility पढ़ते हैं, उनका हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है यहाँ पे. फाइन, तो जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके ऐड करेंगे हम विद द एरर्स एंड ओमिशंस, एंड वी विल गेट द बैलेंस ऑफ पेमेंट. राइट? तो सिंपली हमें क्या करना है? वी हैव टू ऐड देम. 1.5 लाख प्लस 50,000, 2 लाख, 2 lakh plus 20,000, 2.2. Correct answer stands at option C. Okay, C is the right answer here.
राइट, सिंपली आपको ऐड करते हुए चलना है, नथिंग एल्स। ओके, तो इसमें तो कैलकुलेटर या फिर किसी और चीज की हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है। Fine, errors and omissions, they will be added ultimately and the balance of payment. Next question, the reform agenda ease 8.0 reachescent as ease rise launched for public sector banks is based on which of the following themes? किस थीम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? जब हमने क्लासेस में पढ़ा है कि ई 7.0 तक दे विल आस्क, बट लेट्स जस्ट हैव वन आइडिया कि अगर 8.0 आ जाता है हमें क्वेश्चन, तो हम क्या आंसर करने वाले हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट वन इंपॉर्टेंट फिनोमेना देयर, दैट इज योर कस्टमर एक्सीलेंस, राइट, एक्सीलेंस की तरफ लेकर जाएंगे अपनी कस्टमर सर्विस को। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, अभी ये न्यूज में भी था, फाइन, पिछले आई थिंक February में इट वाज इन न्यूज। so what will be the right answer? AI की वजह से it was in news. So strengthening the financial inclusion through rural banking, no. Customer friendly banking enabled by modern capabilities, ये थोड़े earlier ease reforms के theme है. But driving innovation for business process re-engineering, fine, BPR की बात करता है आपका ease 8.0 along with the customer excellence. Correct answer stands at option C, right? C is correct, everyone? Yes, C is the right answer. Good, good. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ABC Bank Limited, ABC Bank, a leading financial institution, is considering the investing the venture capital fund. Fine, तो venture capital fund में invest करना चाह रहे हैं ABC Bank. The XYZ fund is promising fund with strong track record of investing in innovative technology startups. तो देखो, just pause for a while. जैसे ही आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाए, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन से हम ये भी समझेंगे हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, राइट। जैसे ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड गो टू द क्वेश्चन डायरेक्टली। फाइन, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़िए। गिवन द रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड द पोटेंशियल रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, which of the following statements is most accurate reading regarding the ABC Bank's investment in XYZ fund? तो अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको देखें, सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट की 2 लाइंस हैं इनको पढ़कर आंसर करने की कोशिश करें, कैन वी डू दैट? Since the investment is less than 10% of the equity or the unit, the bank does not need to obtain the prior approval from the RBI. 10% से अगर नीचे है तो you cannot do that. But यहाँ पे कितना है? Equivalent to 12% is written. Fine. The fund is a sound investment opportunity. Decided to invest amount equivalent to 12%. Statement सही है. First statement is correct. But इस particular case के लिए it is not right. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स 10% ऑफ द इक्विटी और द यूनिट, द बैंक मस्ट ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक्सपोजर विल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू इक्विटी फॉर रेगुलेटरी पर्पसेस, राइट। So what is the right answer? Correct answer आपका यही होने वाला है। Since it exceeds 10% of the equity, investment आपका exceed कर रहा है, you must have the prior approval from the RBI. तो correct answer will be option B. राइट। अब देखो, इसमें हो सकता है कि हमारा जो अल्टीमेट स्कोर है वो ना आए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो वेन में जाएगी, राइट। लेट्स जस्ट होप। आप लोग भी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट के बाद। फाइन, व्हाट इज द स्कोर व्हिच यू आर एक्सपेक्टिंग? ओके, ऑडियो इशू। Fine. So which statements accurately describe the revised agricultural lending norms and support schemes applicable in FY 2025-26? What is the right answer here? The enhanced collateral free limit of rupees 2 lakh per borrower effective from 1st Jan 2025. It applies to agri and allied activities with no security or margin. तो जो रिवाइज्ड एग्री लेंडिंग गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से उसको माइंड में रखते हुए वी हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। So first statement, definitely it is correct. Enhanced collateral limit 2 lakh per borrower. It actually applies to your allied as well as agri activities. Under the priority sector lending, banks must ensure that at least 18% goes to agriculture, including 10% for SMFs, fine, small and marginal farmers. ये हमने देखा है. The modified interest subvention scheme (MISS) offers the short-term crop loan up to 3 lakh at the effective interest rate of 4% for the borrowers who repay promptly. So MISS is applicable
right? It is there. And for the crop loans up to 3 lakh, it is giving you the effective interest rate of 4% whosoever is repaying promptly. फिर केआरपी किसान ऋण पोर्टल enables end to end डिजिटल मॉनिटरिंग होता है क्लेम प्रोसेसिंग इंटरेस्ट सबवेंशन का टू इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस द डिलेस, क्लेम्स में डिलेस कम होने चाहिए। फिर आता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे एफपीओस की बात हो रही है, लोन्स ग्रांटेड टू एफपीओस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एग्रीकल्चर पीएसएल क्लासिफिकेशन इवन इफ मोस्ट मेंबर्स बिलोंग टू द एसएमएफ कैटेगरी। तो एफपीओ के अंदर अगर आप लोन ग्रांट कर रहे हो, यू विल बी हैविंग द इंक्लूजन इन द एग्री पीएसएल क्लासिफिकेशन। फिफ्थ स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, फाइन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे एफपीओ से हमें लगता है कि यस दे वोंट बी इंक्लूडिंग इट, दे विल बी नॉट, दे नॉट बी इंक्लूडेड इन द एग्री पीएसएल क्लासिफिकेशन, बट ऐसा नहीं है, दे आर इंक्लूडेड under the AIF Agri Infra Fund. Interest subvention of 3% is available for loans up to 2 crore for the post harvest and community farming infrastructure, and the scheme is operational up to 2032-33. What is the right answer everybody? Yes, एग्जाम में ऐसे ही स्क्रॉल करना पड़ेगा। फाइन, दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि हमें एग्जाम के लिए हम क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट क्या हम एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। फाइन, क्योंकि इंटरफेस जब तक हमें नहीं दिखेगा, वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। डायरेक्टली वहां पे जाकर ऐसे करेंगे तो इट विल बी वेरी मच कम्बरसम फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? स्टेटमेंट फिफ्थ वाज रॉन्ग, बाकी सब सही थे, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। एबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, द एबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, इट सेल्स goods to buyer in Germany on 90-day credit to mitigate the risk and improve liquidity. ABC enters into the international factoring arrangement. इंडियन फैक्टर कोऑर्डिनेट्स विद द जर्मन फैक्टर, फाइन। तो इंडियन फैक्टर जो है वो जर्मन फैक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। हम किस तरह का अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं जरूर से बताओ इन द कमेंट सेक्शन। German factor evaluates the creditworthiness of the buyer, guarantees the payment in case of default, while the Indian factor provides the advance finance to the ABC exports. Fine. तो ABC export ने hire किया हुआ है, fine. Factoring arrangement already करा हुआ है. Indian factor will coordinate with German factor. Ultimately, आपके पास based on the above case, which of the following describes the role of your export factor? What will be the right answer? Role of your export factor. It guarantees the payment in case of default by the foreign buyer. फॉरेन बायर की हम बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट इन द केस ऑफ फॉरेन बायर, तो आपके पास जो एक्सपोर्ट फैक्टर है वो पैसा देगा, या फिर इंपोर्ट फैक्टर विल बी लायबल टू पे टू द एक्सपोर्ट फैक्टर। भाई ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट। इट प्रोवाइड्स फाइनेंस टू द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट फैक्टर का यही रोल है कि आपने कहां पे पैसा देना है, किसको फाइनेंस करना है, एक्सपोर्टर को, एंड देन कोऑर्डिनेट विद द इंपोर्ट फैक्टर। वो जो सिक्स्थ आप बोल सकते हो लिंक था ना, सिक्स्थ लिंक ऑफ दैट ओवरऑल चार्ट जो हमने देखा है हमारी क्लासेस में, उसी के बारे में बात हो रही है। करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन बी ओनली, राइट। यस, गुड, everybody is with B, that is good to know. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई डज द इंटरेक्शन बिटवीन मार्केट मेकर्स एंड स्पेक्युलेटर्स इंप्रूव द लिक्विडिटी एंड ऑर्डर लाइननेस इन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? तो देखो, जब भी हम बात करते हैं इंटरेक्शन मार्केट मेकर की हो रही है एंड द स्पेकुलेटर्स आर आल्सो देयर, तो मार्केट मेकर्स क्या है, उनको हम कैसे पढ़ते हैं, दैट दे आर हियर टू टॉक सम सेंस, है ना। और स्पेकुलेटर्स क्या कर रहे हैं, वो रिस्क ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो रिस्की आपके पास एवेन्यूज है उसमें कहीं ना कहीं पैसा लगाया जा रहा है। सो के लिए अगर हम देखें, व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? Okay, so which among the following statements is are not correct about the concept of boom? When we talk about boom, during the boom phase, consumption capacity is fully utilized. Fine, consumption capacity जो है वो fully utilized है आपके पास. Products they fetch an above normal price which gives the higher profit. Fine, profit higher देखने को मिलेगा आपको. When this attracts more and more investments, fine, आपके पास investments और ज्यादा रहेंगी. To manufacture a great number of products, and entrepreneurs purchases the new machines and employees work at higher wage rate.
the increasing cost tendency of the products, the factor of production leads to continuous decrease in production cost, in the product cost. Finally, the fixed income group or the salaried class finds it difficult to cope with the price increase. What will be the right answer? So what will be the right answer, everybody? I hope now the sound is there. Still not there, huh? Here now, आवाज आ रही है? So we are talking about the fixed income. Yes, yes. I think now it is fine. बीच में some buffering issue was there, but now it is okay. So what is the correct answer, everybody? When we talk about boom phase 1 and 4, 1 and 4, D is the right answer. Okay, D is correct. Next question पे चलते हैं. Let's just try to answer the next question now. It is based on the fintechs and techfins. Techfin versus fintech की बात हो रही है. So what is the correct answer, everybody? When we talk about boom phase 1 and 4, 1 and 4, D is the right answer. एक बार अगर ऑडियो नहीं आ रहा है तो दोबारा से एक बार ना री लॉग इन कर लीजिए आप. एक बार एग्जिट करके विंडो दोबारा से ओपन कर लो, सेशन आ जाएगा. आई कैन सी. सो दोबारा से क्वेश्चंस पे आते हैं. लेट्स जस्ट हैव द फोकस बैक हियर. When you talk about this particular question, which of the following can be inferred regarding the emergence of techfin and their impact on the financial ecosystem? Techfin, they are primarily technology companies whose core business is non-financial digital services. Yes, techfin क्या है कि आपके पास गूगल पे है. जैसे तो गूगल पे ने क्या करा था, टेक्नोलॉजी लेकर आए. अब आपके पास गूगल पहले था, अब गूगल पे आ गया, फाइनेंशियल सर्विसेज देने लग गए. The competitive advantage of TechFin in the financial services arises mainly from the regulatory arbitrage rather than the customer data and platform scale. Fine, platform scale. No, आपके पास scaling है, इसीलिए कहीं ना कहीं competitive advantage है. गूगल के पास इतने सारे आप बोल सकते हो कस्टमर्स थे, उसकी वजह से ही देखने को मिला कि उनको एकदम से बूम मिला. कस्टमर बेस was really high. COVID-19 pandemic has accelerated the adoption of digital financial services, indirectly strengthening the role of techfins. Right, that is also correct. आपके पास ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं. techfins leverage the vast transaction and behavioral data generated from your overall financial activities to offer credit, payments and insurance services. Then we have techfins and fintechs operate under the identical regulatory frameworks prescribed by the RBI. Identical है? No, different है. Expansion of techfins into finance possesses challenges to traditional banks as well as regulated fintech entities. Competition है definitely. आपके पास expansion की वजह से रहेगा. What is the correct answer here? A is correct, है ना. उसके बाद B incorrect था, C correct था, तो A, C, उसके बाद D. Fine. A, C, D
एंड लास्टली F इज ऑल्सो करेक्ट, तो C इज द राइट आंसर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। प्राइस आपको गिवन है, yes, yes, C was the right answer. So price is given, quantity demanded and quantity supplied आपके सामने है। Try to answer this question। यहाँ पे आपको स्लोप फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द स्लोप फर्स्ट, उसके बाद ही हम आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। सो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन, एनीबडी? व्हेन यू टॉक अबाउट द स्लोप, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले आपका जो प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी सप्लाइड है, दैट इज मेंशन्ड एट द प्राइस ऑफ 10 डॉलर, इट इज 120, $20 पे 80-40 है, 30 पे 60-60 है, एंड 40 पे 40-80 है, 50 पे आपका 20 एंड 100 है। फाइन, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? यस, एक्चुअली स्क्रीन साइज उतना ही रखा गया जो हमें एक्चुअल एग्जाम में भी आएगा। So if the price is 45 US dollar, what is the quantity demanded in the market? What is correct? Quantity demanded पूछा गया आपसे। Yes, the right answer is 30 units। फाइन, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, इट्स नॉट कि हम डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हैं यूजिंग द पर्टिकुलर डेटा विच इज गिवन टू अस। 30 यूनिट्स यू हैव टू कैलकुलेट। किस तरह कैलकुलेट करेंगे एक बार क्विकली देख लें। लेट्स जस्ट हैव द नंबर्स हेयर फर्स्ट, ताकि सभी को ईजी भी हो कि किस तरह होना है कैलकुलेट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट टॉक्स अबाउट वन थिंग कि आपके पास जो प्राइस है एट द प्राइस ऑफ $40, तो $40 पे आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट वाज 40, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ 50, तो $50 पे वी हैव द क्वांटिटी डिमांडेड एज 20। यही था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला की, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y-y1 डिवाइड बाय x माइनस x1, इट विल गिव यू m। अगर हमें m पता लग गया, स्लोप पता लग गया, देन डेफिनेटली वी विल बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि आपके जो प्राइस एट 45 US डॉलर है वो कितना होगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटी कितना होगा, राइट? तो यहाँ पे सिंपली हमें y और y1 जो है वो पुट करना है। y एंड y1 दे स्टैंड एट 40 एंड 20, 40 एंड 20, तो 20 एंड yes, we have 40, yes, good, good. So 20 minus 40 divide by your 50 minus 40, 50 minus 40 यहाँ करेंगे, you will have minus 20 divide by 10, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? -2। नाउ वी हैव m एज -2। अब सेकंड सिनेरियो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें स्लोप हमें मिल गया इस केस के लिए। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? दैट अल्टीमेटली आपके पास जो प्राइस है वो 45 US डॉलर हो गया है। तो उस केस में क्या करेंगे हम? y-40 विल बी इक्वल टू व्हाट? -2 स्लोप की वैल्यू, और x की साइड आपके पास जो है, x का ये जो नंबर है, दिस इज गिवन एज 45 माइनस 40। तो इसको हमने 45 रखना है, तो y-40 इज इक्वल टू -2, 45 माइनस 40, दिस विल बिकम 5। तो y कितना आ जाएगा? -40 जो है यहाँ पे जाकर हो जाएगा प्लस, एंड दिस विल बी व्हाट? -2 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज योर -10। करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी 30 यूनिट्स। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें स्लोप के मेथड से। ओके, फाइन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी 30, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म। यस, यस, तो आप लैपटॉप पे देखिए, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन आंसर। फाइन, आपके पास जो एक्चुअल स्क्रीन दिखने वाली है एग्जाम में। फाइन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बताना है आपको। So when you talk about the FX retail platform, which of the following is not correct? Okay, after the session, fine.
डोंट वरी, दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे. Now let's talk about the FX retail platform, which is not correct statement here. Incorrect बताना है हमें. FX retail platform was enrolled out by the CCIL in August 2019. Customers can only purchase the US dollar in spot settlements through FX retail platform, right? When we talk about there is no ceiling on the number of transactions per customer during a day. No ceiling hai, ceiling is there. And what will be the right answer then? There is no, yes, there is no ceiling. Fine. आपके पास FX retail platform में कोई ceiling नहीं है. We have the FX retail platform rolled out on August 5, 2019. ये भी ठीक है. उसके बाद कस्टमर्स कैन ओनली परचेज यूएस डॉलर इन स्पॉट सेटलमेंट. स्टॉम का क्या, कैश का क्या? फाइन. सो बी तो इनकरेक्ट हो गया. आई थिंक ये नॉट करेक्ट ही है. यस, नॉट करेक्ट पूछा गया हमसे, तो बी विल बी द राइट आंसर. डायरेक्टली हमें ऑप्शंस बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, व्हेन वी ऑलरेडी नो दैट बी इज द इनकरेक्ट वन. फाइन. सो वी विल बी सेविंग इट एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. What causes an upward shift in the money demand, the liquidity preference curve according to Keynes theory? आपकी जो लिक्विडिटी डिमांड है वो किस तरह से मूव कर रही है? फाइन. व्हाई इट इज शिफ्टिंग, दैट इज द क्वेश्चन वी नीड टू आंसर हियर. फाइन. व्हाई? an increase in the quantity of the money available in the economy, expectation of the higher future interest rate, तो इसलिए आपके पास अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है मनी डिमांड कर्व, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दी मॉनेटरी पॉलिसी. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जो आपका वो वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें अभी हमने स्लोप फाइंड करा है, वो डिमांड एंड सप्लाई में आता है आपके पास. फाइन. I hope कि डिमांड एंड सप्लाई के न्यूमेरिकल्स यू गाइस हैव सॉल्व्ड. बट नॉनदलेस डोंट वरी, जिनको भी क्वेश्चन नहीं आया है डेफिनेटली हम इस सेशन के बाद सॉल्व करेंगे. अभी तो एजेंडा है कि हमारा जो पेपर है वो पूरा हो जाए, बिकॉज वी आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, राइट? दैट इज द ओवरऑल क्राइटेरिया हेयर जो हमें फुलफिल करना है अभी के लिए. तो what causes an upward shift in the money demand? Simply expectation of higher future rate of interest. Fine. अगर फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो हमारे पास जो मनी डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा. फाइन. तो अपवर्ड शिफ्ट क्या होएगी? तभी होएगी जब आपके पास एक्सपेक्टेशन है दैट फ्यूचर में बढ़ सकता है. लेट्स जस्ट ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी राइट अवे. फाइन. सो द राइट आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन बी. ठीक है. Then which of the following statements correctly reflects the changes in the criteria for classifying MSMEs in India? MSMEs के बारे में बताइए. What will be the right answer? Volume, I think volume is okay. Everyone, can you guys hear it? So, which of the following statements correctly reflects the changes in the criteria for classifying MSMEs in India? The new criteria integrates the manufacturing and services under one category, है ना? पहले अलग अलग हुआ करता था, अब एक ही हो गया है. इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के हिसाब से हम देखते हैं. फाइन. The revised definition uses only turnover as criteria, ignoring the investment. No, ऐसा तो नहीं है. A medium enterprise now is defined as having the investment in plant and machinery or equipment not exceeding 125 crore, turnover not exceeding 500 crore, right? That is correct. Previously, MSME classification was based solely on investment in plant and machinery or equipment with no turnover reference. तो हम बात कर रहे हैं 2020 से पहले की बात. जब प्रीवियसली का मतलब यही है, जब अमेंडमेंट नहीं आई थी एमएसएमई डी एक्ट 2020 से पहले आपके पास जो क्लासिफिकेशन थी, इट वाज solely based on the investment criteria, right? So what will be the right answer? Everyone, A, C and D. Yes, D is the right answer. Next question. Let's just talk about now the RBI. थोड़ा रेगुलेटर के साइड जाते हैं. Let's just talk about the bank's relationship with its subsidiary as prescribed by the RBI. Try to answer everyone. जो आपके पास क्वेश्चन है ये, this will actually test you on various grounds. Right? अलग अलग टॉपिक्स से एक क्वेश्चन बनाया है टीम ने, which is a very well designed question, I would say. What will be the right answer? AIFs भी हैं यहाँ पे, नॉर्मल सब्सिडरी की भी बात हो रही है, तो both chapters will be tested. What is correct? Fine.
So bank sponsored subsidiary, it is permitted to independently set up the new subsidiaries or promote new companies in unrelated businesses. Fine, unrelated businesses के लिए है, yes, without the RBI approval as long as parent bank monitors such activities, है ना, ये हो सकता है, parent bank monitor कर रहा है, तो you can do it. The parent bank is expected to carry out audits of the subsidiaries book periodically and must obtain RBI approval before giving unsecured advances to its subsidiary. What will be the right answer? Fine. जो आपके पास एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन है आरबीआई की, क्या वो ये है कि always you will come and seek the approval before giving any kind of unsecured advances, whether this is correct or not. Subsidiary is permitted to access the customer account data of the bank through secure online interfaces, provided the subsidiary has data sharing agreements in place with the bank. Like operational restriction है कि नहीं है? Yes. Any portfolio investment by the subsidiary to acquire your overall acquire the controlling interest in another company requires prior RBI's approval, except when such investments is routed through category 1 or 2 AIF established by the subsidiary. What is the right answer? B and D, A, C, A, B, D या फिर आपके पास A, C, D? What is correct? रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना है अपने ऑप्शन. यस, बी एंड डी इज द राइट आंसर. ओके, तो अगर हम बात करते हैं आपके फर्स्ट ऑप्शन की, बैंक स्पॉन्सर्ड सब्सिडरीज परमिटेड टू इंडिपेंडेंटली सेटअप न्यू सब्सिडरी, बैंक में से सब्सिडरी आपने बनाया, सब्सिडरी अपने आप ही और सब्सिडरीज जो है वो लेकर आ रहे हैं, हाउ कम इट्स रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन, दैट इज गॉन. सी जो है, सब्सिडरी इज परमिटेड टू एक्सेस कस्टमर अकाउंट डेटा ऑन द ऑफ द बैंक. फाइन, सब्सिडरी डायरेक्टली बैंक के कस्टमर्स का डेटा एक्सेस कर सकती है थ्रू ऑनलाइन इंटरफेसेस, प्रोवाइडेड द सब्सिडरी हैज डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट. हाउ कैन यू शेयर द डेटा? बैंक में कस्टमर का डेटा ही तो कॉन्फिडेंशियल है. फाइन, सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन ए, बी एंड डी. ओके, फाइनेंशियल सिस्टम्स. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. फाइनेंशियल सिस्टम्स की बात करते हैं. यस, A will be the right answer. I can see Sabir Ansari with A, Sunita also with A. Good, good. तो ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना है, स्क्रॉल करते हुए चलना है, बिकॉज स्क्रॉलिंग जो है वो हमें वहां भी करनी पड़ेगी इन द एक्चुअल एग्जाम. लेट मी जस्ट ट्राई टू कट दी अबव पार्ट. वो उतना रेलिवेंट है नहीं हमारे लिए, हमें क्वेश्चंस पे फोकस करना है. और एक बार टाइमर देख लें, राइट? टाइमर देख लेते हैं एक बार कितना टाइम रह गया है हमारे पास, बिकॉज अल्टीमेटली 1 hour 25 minutes आर लेफ्ट और हमने कितने करें, 16 क्वेश्चंस. थोड़ा स्पीड पिक करनी पड़ेगी हम सबको, राइट? लेट्स जस्ट हैव सम स्पीड हेयर नाउ. Financial system is not just about banks, it's a four pillar architecture. Fine, four pillar architecture है. Which of the following accurately describes the interdependence of these four pillars in Indian context? कौन से four pillars हैं? Institutions हैं, markets हैं, we have instruments also as well as services. यही four pillars हैं. So financial institutions, they provide the platform, absolutely right. Markets provide pricing mechanism. Instruments, ultimately they are the vehicles for the investment, है ना? Instruments ही आपके vehicles हैं. And services जो है ultimately advisory service हो गया, insurance service हो गया, वो क्या है? They facilitate the smooth movement of your capital. Fine. Correct answer option A ही है, हमें बाकी options तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. Yes, yes. वो जो scroll करना पड़ता है उसी में confusion होता है. I completely agree with all of you. According to the regulation dash of the SEBI Merchant Bankers Regulation Act, regulations 1992, every merchant banker, right? Every merchant banker should comply with the code of conduct. तो regulation 13, right? Regulation 13 में आपके पास code of conduct की बात हो रही, compliance of code of conduct as per which schedule भी हमें याद होना चाहिए, schedule 3, 13 and 3. Correct answer comes out to be option B. Simple. Next question, it talks something about NBFC. Quickly पढ़ते हैं. Fine. Pragati Finance Limited and NBFC revised its loan appraisal process after observing borrower complaints about the unclear loan terms. Unclear loan terms हैं. Fine. It began issuing the sanction letters in
the borrower's vernacular language, clearly mentioning the sanctioned amount. Sanctioned amount clearly mentioned hai. Annualized interest rate is also there, repayment schedule, and method of interest application as well. Borrowers required to sign an acceptance copy, which the NBFC will be keeping in for the record. Every borrower also received a full set of loan agreement and referenced enclosures. Fine, referenced enclosure भी मिले उनको. NBFC की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना. Enclosures to avoid the disputes arising from the missing or misunderstood terms. Which of the following most clearly violates the expectations regarding the loan appraisal communication by NBFC? फाइन, तो आरबीआई की जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल कौन सी टर्म नहीं कर पाएगी? प्रोवाइडिंग द बोरोवर a sanction letter in language they understand, तो RBI will be happy कि आप वर्नाक में दे रहे हो. Taking the written acceptance from the borrower and retaining it for the records, yes, that is also good. Handing over only the first page of the loan agreement while withholding the referenced annexures citing internal policy, कि ये तो internal policy है, हम आपको सिर्फ पहला पेज दे सकते हैं आपके लोन एग्रीमेंट का पढ़ने के लिए. क्या ऐसा हो सकता है? Whether it is possible? No, not at all possible. So C is the right answer. That will violate the RBI's expectations, right? Okay. Now, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली, सिंस देखो अब टाइम कम है, वी आर हैविंग लेस टाइम, तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एग्जाम हॉल में जस्ट इमेजिन दैट यू आर सिटिंग, तो आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे या यू विल गो विद द लास्ट वन? तो विच फैक्टर बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट आरव्स arrangement reflects the economic ownership of the CNC machine even though legal title remains with the lessor? अब हमें यहाँ पे समझ ही नहीं आएगा ऐसे लास्ट लाइन अगर हमने पढ़ ली इस केस में, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा पूरा. फाइन, सो कुछ क्वेश्चंस में लास्ट लाइन पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के, यू विल बी एबल टू आंसर. सम you have to read. Fine. Okay, let's just try to read it completely. Arav Menon, production director of the steel craft tools, planned to acquire an advanced CNC machine. Machine acquire करनी है आरव ने, and वो कहाँ पे डायरेक्टर हैं? स्टील क्राफ्ट के डायरेक्टर हैं. टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड रिड्यूस द डाउन टाइम. लिमिटेड बाय द बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, आपने खरीदी नहीं, क्या करा लिया? फाइनेंस लीज कंसीडर कर रहे हो टू बाय द अल्टीमेट इक्विपमेंट. Arav negotiated the specifications directly with the supplier. Lessor agreed to fund the purchase. Fine. And ultimately, since the lease term closely matched with the machine's useful life, Arav assessed how assuming maintenance responsibility is long-term usage risk would affect the Steelcraft's operational stability. Steelcraft क्या है? कंपनी है उन्हीं की. And the financial reporting as well. Fine. तो फाइनेंस लीज को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है that what will be the right answer. Which of the following statements actually demonstrates that this arrangement reflects economic ownership of the CNC machine? Try to answer this question. Steel craft की हम बात कर रहे हैं. तो स्टील क्राफ्ट बियर्स द सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क. ऐसा होगा क्या? सारी की सारी रिस्क जो है वो स्टील क्राफ्ट बियर करेगा फाइनेंस लीज के अंदर, जिन्होंने लीज करवाई है. And benefits of using the CNC machine throughout the lease period that nearly matches the entire economic life. यही होता है फाइनेंस लीज में. वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑल्सो, और कुछ कंपनीज के लिए फायदा भी होता है कि एंड में डेप्रिसिएट हो गई मशीन तो हम क्या करेंगे? विल सेल इट ऑफ, और कहीं ना कहीं हमारे पास पैसे जो है वो कम देने पड़ेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर मशीन, है ना, खुद ही खरीद लेते हैं कहीं. तो राइट आंसर विल बी व्हाट फॉर दिस क्वेश्चन? फाइनेंस लीज. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सिंपल. ओके, तो क्वेश्चन कई बार आपको दिखेगा कि बहुत ही लेंदी है, इट इज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्ट्स, बट सिंपल. फाइन, दिस इज रिलेटिवली सिंपल अगर हमें फाइनेंस लीज का एसेंस पता है, इफ वी अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में बात किस चीज के बारे में हो रही है. फिर आते हैं टैक्स बयान्सी पे. व्हाट इज टैक्स बयान्सी? टैक्स बयान्सी सिंपली आपका जो टैक्स है किस तरह फ्लक्चुएट कर रहा है, बाउंस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द जीडीपी नंबर्स जो कि अप डाउन हो रहे हैं. फाइन, यही है टैक्स बयान्सी. तो रेशियो ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी इंडिकेटिंग द गवर्नमेंट्स कैपेसिटी टू मोबिलाइज द टैक्स रिसोर्सेज. नो, दिस इज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो. पहला तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो की डेफिनेशन है. The responsiveness of tax revenue to the changes in GDP. Yes, capturing the percentage change in tax revenue relative to the percentage change in GDP. That is absolutely correct. GDP के साथ किस तरह से आपका टैक्स जो है मूव कर रहा है, that will tell you tax buoyancy. फाइन, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी. फिर आ जाते हैं हम इंडियन एग्रीकल्चर पे. फाइन, which of the following inferences can be drawn about the recent policy orientation, diversification patterns, land use features of Indian agriculture?
तो सिंपली जो पास्ट में कुछ कुछ चीजें हुई हैं, कुछ कुछ आपके पास आइडिया होना चाहिए एग्रीकल्चरल फैक्ट्स का। जब हम पढ़ते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर को, उसमें द क्रॉपिंग पैटर्न, वी हैव नेट सोन एरिया, ऑल दीज थिंग्स, तो वो भी माइंड में रखना है। Government policy increasingly acknowledges agriculture as a sector that requires income support as well as risk management mechanisms, है ना। risk management भी करना है हमें कहीं ना कहीं, and we have to do what, एग्रीकल्चर के अंदर इनकम सपोर्ट भी देना है। डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022 वो था, बट नहीं हो पाया कोविड की वजह से, राइट। तो ये है गवर्नमेंट का एजेंडा है ये। द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिग्निफाइज एफर्ट्स टू मिटिगेट द प्रोडक्शन रिस्क फेस्ड बाय द फार्मर्स। फार्मर्स ने जो रिस्क फेस करे हैं उनको मिटिगेट कर देते हैं कि अगर वेदर बेस्ड कुछ होता है इशू, कोई भी इशू आता है, तो कहीं ना कहीं उनको जो है इट विल बी इंडेमनिफाइड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। Increasing the contribution from the livestock as the fisheries, horticulture point to get towards the structural diversification within the agriculture. So diversify करते हैं agricultural को, agricultural growth को and overall sector को, that is also agenda. The growth of allied activities has diminished agriculture's reliance on land as a productive source. तो ग्रोथ जो है आपके पास अलाइड एक्टिविटीज की, उसने डिमिनिश नहीं किया एग्रीकल्चर रिलायंस ऑन द लैंड एज प्रोडक्टिव रिसोर्स, बल्कि बढ़ाया है। अलाइड एक्टिविटीज हैव गिवन व्हाट, एन ऑल्टरनेट वे टू अर्न मोर फॉर द फार्मर्स। तो डी विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट, अभी तक डी ही रॉन्ग है हमारे पास। Cropping intensity is more than 100% and it indicates that the practice of multiple cropping is there on the same land. अगर किसी एक लैंड की क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% से ज्यादा है, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो लैंड है ना, इसमें आप एक से ज्यादा क्रॉप्स उगा रहे हो, फाइन। सो मोर देन 100% का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल क्रॉपिंग ऑन द सेम लैंड इज हैपनिंग। तो ई इज ऑल्सो करेक्ट। एफ में नेट सोन एरिया अकाउंट्स फॉर लेस देन हाफ ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया। अगर हम बात करें नेट सोन एरिया की, roughly 41% है आपके पास of the total geographical area, which is obviously less than the total geographical area. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ डी रॉन्ग था हमारा, तो ए बी सी ई एंड एफ, डी विल बी द राइट आंसर। डन, ओके। एवरीवन, एवरीबडी, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं, सबको आंसर देना है, बिकॉज अल्टीमेटली जो मार्क्स आएंगे हमारे एंड में वो सभी के मार्क्स हैं, फाइन। In India, which legal statute is not permissible for the registration of not-for-profit MFI? Not-for-profit की बात कर रहे हैं। SRA 1860, Indian Trust, Companies Act या फिर Cooperative Societies Act? Simple question. इसको तो हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, Companies Act, right? Companies Act is not there. Fine. Not-for-profit MFIs, can they register under the Societies Act? Yes, they can. लेकिन Companies Act, no. So this is the right answer, option C. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, where we are talking about the investors, fine. So investors dash for saving is fueled by the intent to invest in business ventures, fine, business ventures में हमें पैसा लगाना है, which is particularly robust when capital as production factor yields dash. What is the capital yielding? तो craving, appetite, demand या फिर investors, yes, investors demand is there, and ultimately robust when capital as production factor yields higher return, है ना। तो कहाँ पे है, देखो साथ साथ ऑप्शन भी पढ़ते चलो। आपके पास पहले का होगा डिमांड, दूसरे जो ब्लैंक है उसमें होगा हायर रिटर्न। तो व्हेन यू टॉक अबाउट डिमांड एंड हायर रिटर्न, तो दो में थर्ड जो है आपके पास, इसको अगर आपने फिल कर दिया करेक्टली तो आंसर बन जाएगा द डैश फॉर कैपिटल और द विल टू इन्वेस्ट hinges on the capital's productivity. The dash for capital, the compulsion for the capital या फिर predilection, what will be the right answer? The compulsion, right? compulsion की बात करते हैं हम। The compulsion for capital or the will to invest hinges on the capital's productivity or for that matter your returns on investment। कितना आपने पैसा लगाया, मार्केट से आपने 9% ब्याज पे पैसा उठाया, क्या उस 9% से आपका बिजनेस उतना ग्रो करा, क्या वो कॉम्पनसेट कर पाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला या नहीं, राइट, यही करते हैं। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। अगेन डी इज द राइट आंसर, फाइन। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Let's now just talk about the operating surplus, which is if a country's operating surplus is calculated as the sum of rent, interest, profit, dividend, and the values of rent, interest, profit, and dividend. They are 1500, 1000, 2000, 500 respectively. Operating surplus क्या है? तो surplus होता क्या है आपके पास? Fine.
व्हाट इज द सरप्लस? सरप्लस के अंदर आपके पास ये सारे के सारे आते हैं कंपोनेंट्स, तो सिंपली रेंट में इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फाइन। 1500 प्लस 500, 2000, 2000 प्लस 2000, 4000 प्लस 1000, 5000। ओके, व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अगेन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन VCF पे बेस्ड है। Which of the following is a restriction placed on the directors or principal officers of VCF when applying for registration with SEBI? तो ये वाला क्वेश्चन हम सिर्फ इस क्वेश्चन से भी आंसर कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन का ही पूछा है। अब मैं चाहे ऊपर वाला केस नहीं भी समझ आ रहा है या हम नहीं भी पढ़ रहे, स्टिल वी कैन आंसर, बिकॉज वी नो कि आपके पास कौन सी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो प्लेस की गई हैं। फाइन, व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? लेट्स जस्ट ट्राई टू आंसर इट डायरेक्टली। Okay, so they must have extensive experience in managing VCF. Yes, that is one of the criteria. होना चाहिए. They should not have been involved in any litigation connected with the securities market. Fine, restriction की बात कर रहे हैं. Fine, we are not saying कि आपके पास ये नहीं हो सकता है, but it is not a restriction A में. But when we talk about second, that is a restriction. Fine, आप के ऊपर अगर कोई litigation है which is directly connected to the securities market, you cannot be involved in a VCF, fine, especially registration with the SEBI तो नहीं होगा, so B is the right answer. Then who popularized the term globalization again in the mid 1980s and what does it involve? आपके पास जो ग्लोबलाइजेशन का टर्म है वो किसने पॉपुलराइज करा था? इट वाज OECD, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? बी इज द राइट आंसर। क्विकली आंसर करते जाना, जब वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है स्पीड बढ़ा लेनी है अपनी, जैसे ही थोड़ा 3 या 4 स्टेटमेंट 6 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा कम स्पीड में वी विल बी ट्राइंग टू आंसर। एग्जाम में भी ऐसे करना है, फाइन, सेम चीज हमें अडेप्ट करनी है एग्जाम में भी। अब सिंगल लाइनर है तो हमें जल्दी से करना है। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन? पीएम अभिम की बात करते हैं। पीएम अभिम इज द लार्जेस्ट पैन इंडिया पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव सिंस 2005। एब्सोल्युटली करेक्ट। 2005 के बाद पीएम अभिम से बड़ा कोई भी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन आया ही नहीं है, ऐसा इनिशिएटिव लिया ही नहीं है गवर्नमेंट ने। पीएम अभिम कब आया था? 2021 में, फाइन। तो सिंस 2005 आपका पीएम अभिम लेवल का कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव नहीं आया है। ए इज द करेक्ट आंसर। देन CDSL की बात करते हैं। With reference to the DMAT account under the CDSL, consider the following statements. DMAT number is in the CDSL consists 16 numeric digits. Yes, 8 first 8 जो हैं they represent the depository participant, the DP ID, and last 8 represent the client ID. यही होता है। डीमैट अकाउंट अंडर CDSL begins with prefix IN. नो, NSDL में होता है वो, CDSL में नहीं होता। CDSL में पूरा का पूरा 16 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यूज। तो 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट? नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो MSME के लिए भी जब हम बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी एक चीज कि हमेशा से ही क्वेश्चन पूछता है IIBF, एंड IIBF ऑलवेज आस्क सच क्वेश्चंस। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यहाँ पे PMEGP के बारे में बोला गया है। अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो हैविंग सम डेटा, है ना, कुछ डेटा है आपके पास जो कि इट इज रिलेटेड टू द स्फूर्ति एंड एस्पायर। तो क्विकली अपने माइंड में आपने क्या करना है, जल्दी से जल्दी ये माइंड में रखना है कि PMGP किसके लिए है? क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड करता है, करेक्ट हो गया फर्स्ट। सेकंड, स्फूर्ति जो है क्लस्टर्स के लिए, तो इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इनटू क्लस्टर्स टू एनहांस देयर मार्केटेबिलिटी, करेक्ट। देन वी हैव एस्पायर। एस्पायर इज फॉर व्हाट? रूरल एरियाज में इनोवेशन के लिए एंड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। रूरल इंडस्ट्रीज में आपके पास ऑन्टरप्रेन्योरशिप फोकस करने के लिए एंड इनोवेशन के लिए। That is what the purpose of aspire is, right? Correct answer will be what? Quickly, everybody should answer. ये तो simple questions आ गए अब, fine? Simple question में तो सबको बहुत जल्दी आंसर करना है। Within 10 seconds we have to answer, fine? D is the right answer here. Now let's just talk about the next question, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं which of the following statement is correct regarding the capital market? तो capital market is not correct, not correct, not करेक्ट बोला है यहाँ पे, करेक्ट नहीं, नॉट करेक्ट पूछा है। सो कैपिटल मार्केट्स दे डील विद शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज, राइट? तो आपके पास कैपिटल मार्केट जो है
इट इज फॉर व्हाट, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एंड आफ्टर दैट तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स आर टू मेन सेगमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। सेबी regulates both the primary secondary. Primary market facilitates the initial issuance of the securities directly by the issuers to investors. Yes, that is also correct. तो incorrect statement सिर्फ first था, one only, A is the right answer. Good, good everyone. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स। वेंचर कैपिटल या फिर आपके पास मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, दे आर रजिस्टर्ड विद व्हाट? कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं ये सारे के सारे? सेबी, राइट। फिर इंश्योरेंस कंपनी होल्डिंग अ वैलिड सीओआर इशूड बाय इरडाई, ये खुद ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। निधि कंपनीज एज नोटिफाइड अंडर डैश, notified under which section? Section 620A, fine, of the Companies Act. Chit companies are as defined under the section 2B of the Chit Fund Act 1982, right? तो correct answer क्या हो जाएगा? SEBI 620A, 6 is the right answer, fine. SEBI सेक्शन 620 एंड चिट फंड्स 1982, यही करेक्ट है। जल्दी से बता दो। हमारा स्कोर ऑल्टर नहीं होना चाहिए। वी वांट कि हमारा स्कोर जो है वो मैक्सिमम ही आए, राइट, जो मैक्सिमम हो सकता है। Which of the following statements accurately reflects the scope and measurement of the economic development as distinguished from the economic growth? तो economic growth से अगर हम देखें किस तरह से अलग है आपका concept of economic development? तो economic development is solely quantified by the metrics like GDP, GNP, focusing exclusively on your financial aspects of growth. ऐसा होता है क्या? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिफिकेशन हियर, राइट? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट हैज बोथ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। concept of economic development extends beyond more in mere the income metrics. Yes, development में आपका social welfare भी आएगा। Assessing the economic development relies only on the quantitative indicators such as your national income levels and disregarding the changes in social welfare. No, C is also wrong. तो A और C तो wrong हो गया। Qualitative indicators HDI, HPI, literacy rate, they are pivotal towards the economic development. Yes, D is correct. Correct answer will be what? B and D. So only B and D. Yes, B is the correct answer. फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द अनदर क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द FRBM एक्ट। क्विकली ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो FRBM एक्ट में क्या क्या आपके पास चीजें याद रखने वाली हैं, वो आप इस क्वेश्चन के बाद आपको सारे के सारे पॉइंटर्स मिल जाने वाले हैं। So when you talk about FRBM Act, it aims to impose long-term fiscal discipline by requiring the government to commit clear medium-term fiscal policy and strategic framework each year. Yes, that is correct. The act permits the central government borrow directly from RBI. No, RBI से borrow नहीं करना, ये specifically mention था FRBM Act में। Second wrong हो गया। The revenue deficit was specifically targeted for elimination because sustained revenue deficit weaken the government's ability to invest in capital formation, right? आपके पास जो address करना था issue FRBM Act से वो यही तो था कि deficit है, इसको ठीक करना है। जब से independence मिली है तब से deficit ही नहीं हमारे control में आ रहा। The act mandates that your guarantee ceilings be revised annually in consultation with the RBI to maintain monetary stability. Monetary stability की बात करते हैं क्या हम, या फिर कुछ और होता है यहाँ पे? Guarantee ceilings to be revised annually in consultation with the RBI. No, there is no you can say डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई जब हम फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं। फाइन, कुछ सजेशंस हो सकते हैं बट ऐसा कोई सीलिंग वाला एफआरबीएम हैज नॉट मेंशन्ड। prohibiting the RBI from subscribing to primary issuance of the government securities and is intended to curb reliance on monetized deficit financing. Fine, तो RBI का रोल कम कीजिए, अल्टीमेटली दैट वाज द एजेंडा इन एफआरबीएम एक्ट। तो शॉर्ट टर्म कैश मिसमैचेस कैन नॉट बी एड्रेस थ्रू डब्ल्यूएम में, डब्ल्यूएम में से आप कीजिए कैश शॉर्टेज को एड्रेस, दैट वाज आल्सो मेंशन्ड इन एफआरबीएम एक्ट। क्वार्टरली फिस्कल रिव्यूज टू पार्लियामेंट ensure oversight and transparency but do not allow deviation from the targets without explicit parliamentary approval. No, deviations were allowed. Fine, तो सिर्फ और सिर्फ 1, 3 एंड 5, तो ऐसे माइंड में रखने हैं आपको ये ऑप्शन वाइल गिविंग द एग्जाम ऑल्सो कि कौन से स्टेटमेंट सही है। 1, 3 एंड 5 एंड ऑप्शंस में देखना है हमें। वी हैव फर्स्ट ऑप्शन itself as 1, 3 एंड 5, तो ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। फिर आते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। दे रेफर टू व्हाट? मनी मल्टीप्लायर एंड योर वेलोसिटी ऑफ मनी।
दे रेफर टू सिंपल क्या वेलोसिटी ऑफ मनी जो है कि आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी है, उसने कितनी बार अपना जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जिसको हम बोलते हैं वो करवाया है फॉर द अल्टीमेट इन द अल्टीमेट मार्केट, कि एक शॉपकीपर से सेकंड शॉपकीपर से देन अगेन टू सम इंडस्ट्रियल हाउस, लाइक दैट कितनी बार वो रोटेट हुई है मनी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि मनी एक्सपैंड कैसे होगी। और एक्सपेंशन के लिए मनी जो रिजर्व मनी से लेकर M3 तक की जर्नी है उसको कहीं ना कहीं स्टडी करने के लिए वी हैव मनी मल्टीप्लायर, राइट? सो राइट आंसर विल बी व्हाट? Both terms described how quickly the money changes? No, both are not doing the same job. The velocity of money refers to how many times money is used to buy the goods and services equivalent to the nominal GDP. Yes. Whereas the money multiplier describes how much the banking system can increase the money supply for the base money, right? तो M3 तक की जर्नी आपकी मनी मल्टीप्लायर बताएगा। B is the right answer. Yes, good, good. In colonial India, who was responsible for the first calculations of national income as documented by the published estimates? तो दादा भाई नौरोजी, simple calculation of national income for the first time, दादा भाई नौरोजी, ये हमारे माइंड में इम्प्रिंट होना चाहिए। यस, क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होंगे एग्जाम में भी, और अगर नहीं आते, अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं देन तो थर्ड में विल बी a very memorable day for all of us. Which of the following can be inferred regarding the role of Niti Aayog in managing the center state policy coordination in a federal framework? Federal framework की बात करते हैं अब when you talk about नीति आयोग। तो नीति आयोग क्यों आया था आपके पास? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये कीवर्ड याद रखेंगे जैसे नीति आयोग पे बेस्ड स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन देखा है हमने। तो नीति आयोग functions as institutional platform to address coordination challenges arising from overlapping policy responsibilities. तो whether it will be addressing this particular thing or for that matter ये आया ही इसके लिए, right? When you talk about the first statement, डेफिनेटली इट फंक्शंस एज द इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म टू एड्रेस द कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस जो पहले नहीं थे, जो आपके 1960 से ही बोला जा रहा था कि यस लेकर आओ, गडगिल स्ट्रैटेजी भी थी, बट अल्टीमेटली 2015 में आया है। इफेक्टिव इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन बिकम्स क्रिटिकल इन द सेक्टर्स वेयर डिलेड decisions can adversely affect the developmental outcomes. This is also correct, right? Then we have the union government may intervene in state or concurrent list subjects to address कि क्या इश्यूज चल रहे हैं, व्हाट आर द नेशनल प्रायोरिटीज, और अगर ये कोई इशू है तो उसको एड्रेस कर लेते हैं। इसी के लिए आपके पास रीजनल काउंसिल भी होती है नीति आयोग में। फिजिकल फेडरलिज्म प्रॉम्प्टेड थ्रू नीति आयोग रिड्यूसेस द इंप्लीमेंटेशन? नो, इंट्रोड्यूस इसलिए किया था कि स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बढ़े। डी इज रॉन्ग। States often act as the implementing agency for union initiatives due to their administrative reach. Yes, implementation वहीं पे होएगा, states में ही होगा। नीति आयोग replaces constitutionally mandated federal institutions. No, cooperative federalism को promote कर रहा है। How can it eliminate this particular constitutionally mandated federal institution? Correct answer will be what? आपके पास D और E जो D और F जो है वो wrong है। Correct answer will be A, B, C and E. Yes, A, B, C and E. F is wrong. Yes, so C is the right answer. Okay, fine. सही है अभी तक यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, गुड। स्पीड आप लोगों ने भी अब अच्छी कर रखी है, दैट इज गुड टू नो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग REIT एंड REMFs? तो रिटेल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रिटेल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स। REITs invest directly in income generating activities, income generating real estate funds. Yes. REITs are required to distribute a significant portion of their earnings as dividends. That is also correct. Real estate mutual funds may invest in the shares and securities of the companies. That is also right. Fine. So when you talk about this question, the correct answer comes out to be 1, 2 and 3. All the three are correct. फिर IMF की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द IMF एंड इट्स हिस्ट्री इज करेक्ट? तो हिस्ट्री क्या बोलती है? IMF कब स्टार्ट हुआ था? ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज IMF आल्सो, वर्ल्ड बैंक था, एंड अल्टीमेटली WTO तो चलो बाद में आया, उससे पहले IBRD आ गया था। तो ब्रेटन वुड याद रखना है, और क्या याद रखोगे? ईयर याद रख लो, एंड आई थिंक ये ब्रेटन वुड दिख ही रहा है। IMF इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN क्रिएटेड इन 1944 एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। सिंपल, बी इज द राइट आंसर। Yes. Consider the following credit ratings for long-term debt instruments assigned by Indian credit rating agencies. So CRISIL AAA, ICRA AA+, CARE A, CRISIL BBB minus.
विच ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड? तो आपके पास ए, डबल ए, ट्रिपल ए जो है, ऑल दीज आर हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड. फिर इन्वेस्टमेंट ग्रेड होंगे बट नॉट हाई, दैट इज योर बी कैटेगरी. ओके, तो 1, 2 एंड 3 आर दी हाई वंस, हाई इन्वेस्टमेंट. तो 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर. ट्रिपल बी जो है, इट इज ऑन द ब्रिम. ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, when we talk about the equipment leasing services through subsidiaries, try to answer this question also. तो सभी ने आंसर देना है. बीच में अभी मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स दे वर आंसरिंग, बट नाउ some students are answering, कुछ students they are not answering. Plus quickly क्यों आंसर देना है, because time भी कम रह गया. I think we are having 11:16, so yes, time is less. Try to answer quickly. Equipment leasing services through subsidiaries, which of the following statement is are true? Banks are not permitted, or for that matter, to form the subsidiary companies for undertaking equipment leasing services. They are permitted, right? Subsidiary companies formed by banks for equipment leasing must primarily engage in direct lending. ऐसा तो नहीं है कि पहले direct में करो उसके बाद ही आएंगे. No, there is no restriction as such. Subsidiary companies formed by the banks for equipment leasing services require prior approval from the RBI. Yes, should primarily engage in leasing services, leasing activities without direct lending or unauthorized activities. Fine. So yes, C is the right answer. That is the sole definition of your equipment leasing services through subsidiaries. NPS. Okay. What is the primary purpose of implementing narrow banking concept for the troubled bank public sector banks with high non-performing assets? NPS की बात कर लेते हैं. तो नैरो बैंकिंग मतलब कि अब आप बाकी का काम छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ कुछ कोर एरियाज पे फोकस करो एंड डू नॉट ट्राई टू एक्सपैंड. यही है नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट. क्यों? क्योंकि आपका एनपीए बढ़ गया बैंक का. To allow these banks to engage in wider range of investment activities, not at all. To mandate that these banks invest only in long term, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में करो. ऐसा हो सकता है कि हाई रिस्क एसेट्स में ऑलरेडी एनपीए हाई है हमारा. टू परमिट दीज बैंक्स टू इन्वेस्ट देयर फंड्स सोली इन द शॉर्ट टर्म रिस्क फ्री एसेट एज a strategy to safe rehabilitation. C is the right answer. Fine. Then A and B C COB, you have to consider the regulations for priority sector lending based on A and B C COB. Which of the following statements are incorrect? Incorrect बतानी है हमें. Foreign banks with fewer than 20 branches must allocate 40% of the priority sector. Fine. Total priority sector 40%. Foreign banks with less than 20 branches up to 32%. Export lending, yes, that is also a particular, you can say, sub target जो कि बताया आरबीआई ने. This correct. Small finance banks must direct 75%, no 60%. पहले मार्च 2025 तक 60% नहीं था, पहले कितना था? 75% था. बट सिंस मई 2025 आरबीआई ने जो अमेंडमेंट करा है मई में, आपके पास एसएफबीज के पास जो ऑब्लिगेशन रखा है इट इज 60%. तो बी इज इनकरेक्ट जो हमसे पूछा गया. Domestic commercial banks and foreign banks with 20 or more branches are required to allocate 18% to agriculture. Yes, 18% overall target, with half of this to the small and marginal farmers. No, 18 का half 9%, but SMFs के लिए तो 10% है. This is wrong. C is also wrong. तो B and C आंसर बन रहा है अभी. RRBs must allocate 15% to the weaker section. Absolutely right. B and C is the right answer. Incorrect पूछा है हमसे, तो option B will be the correct answer. ठीक है. Now let's just talk about the owned funds. What is the right answer when we say that yes, you have to tell the answer for the owned funds. Owned funds में नॉट टेकन इनटू अकाउंट क्या क्या नहीं लिया जाता है. आपके पास ओन्ड फंड में आता है क्या है? आपका जो शेयर प्रीमियम अकाउंट है उसका जो बैलेंस है वो आ जाएगा. फाइन. उसके बाद जो सेल प्रोसीड से पैसा आ रहा है वो आ जाएगा. और क्या आता है? पेड अप इक्विटी कैपिटल आ जाएगा. फाइन. ऑल दीज विल बी देयर. accumulated balance of loss, revenue expenditure, tangible assets, no. Investments in shares of subsidiaries companies in same group and all other NBFCs. तो owned fund क्या हुआ? तो subsidiaries की बात कर रहे हैं. Book value of debentures, bonds, outstanding loans, advances, including hire purchase, lease finance made to, and deposits with the subsidiaries. Subsidiaries के deposit की owned fund में we are not talking about, right? Aggregate paid up equity capital. Fine. So not taken. All of these are not taken. D is the right answer. Fine. फिर आते हैं अपना gross fiscal deficit की बात करते हैं. Under the gross fiscal deficit, what is the right answer? Yes, yes. नो डी इज द राइट आंसर है ना. उसका डी था लास्ट वाले का. डी वाज द राइट आंसर. नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज आप बोल सकते हो.
फाइन. हाउ इज द फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेटेड? तो ग्रॉस में सब्ट्रैक्टिंग द टोटल ऑफ द रेवेन्यू रिसीट, जो रेवेन्यू रिसीट है, एंड द नॉन डेट रिसीट. नॉन डेट मतलब कि आपके पास जिससे डेट क्रिएट नहीं हुआ है, बोरोइंग वाला हमने हटा दिया है, फ्रॉम द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड लोन्स माइनस दी रिकवरीज. फाइन, लोन्स में से हम रिकवरीज जो हैं वो माइनस कर देंगे, है ना, एंड अल्टीमेटली वो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आएगा. दैट इज द ग्रॉस फिक्स्ड डेफिसिट, राइट? फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ए इज द करेक्ट आंसर. Now, next question. The dash stage is associated with the research and development where ideas and processes related to high technology or innovation are tested on dash scale. At this stage, a dash product development is carried out and the venture capital funds typically invest with high risk perception. हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन से स्टेज में R&D होता है? सीड कैपिटल, ग्रोथ, या फिर एक्सपेंशन, और फॉर दैट मैटर मैच्योरिटी. तो सीड कैपिटल में होएगा आपका R&D सिर्फ. फाइन. एंड इट इज राइट नाउ अगर सीड कैपिटल स्टेज की बात करें तो किस तरह का प्रोडक्ट है? प्रोटोटाइप है, अभी फाइनल नहीं हुआ है प्रोडक्ट आपका. फाइन. तो व्हेन यू टॉक अबाउट लेबोरेटरी स्केल, इनोवेशन आर टेस्टेड ऑन द लैब स्केल, टेस्टिंग ही चल रही है अभी, एंड एट दिस स्टेज अ प्रोटोटाइप प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज कैरिड आउट. फाइन. तो करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी अगेन ऑप्शन ए. फाइन. नाउ सिक्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हमारे पास काफी टाइम बाद, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमें. व्हाट विल बी द राइट आंसर? With reference to the RBI norm on simplified fact sheets and disclosure of fee for microfinance loans, consider the following statements. Fine, you have to tell me the right answer. Which of the following statements are correct? तो माइंड में क्या रखना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर हम आंसर देखेंगे. फाइन, क्योंकि एग्जाम में भी इस तरह ही होएगा. एग्जाम में भी आपको ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा. तो उससे बेटर क्या है, लेट्स जस्ट हैव इट हेयर ओनली. फाइन, ट्राई करते हैं यहीं पे हम अपने माइंड में रखें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट, regulated entities are mandated to provide prospective microfinance borrowers with the standardized simplified fact sheet containing the pricing related details. सारी की सारी details होनी चाहिए. Fine. You must provide all the details. Fact sheet जो है उसमें सब कुछ होना चाहिए. That is correct. All charges levied on microfinance borrower by the RE or the agent or the partner must be transparently disclosed. Fact sheet में होना चाहिए वो भी. चार्जेस सारे के सारे माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहे हैं. चार्जेस नॉट लिस्टेड इन द फैक्ट शीट में स्टिल बी इम्पोज्ड ऑन द बोरोवर. ऐसा तो नहीं हो सकता कि बोर्ड ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी बोल रहे हैं तो लगा दो चार्ज. नो, आरबीआई नहीं बोलता. तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये आपकी रॉन्ग हो जाएगी. फाइन. तो अभी तक सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है. द रिक्वायरमेंट ऑफ इशूइंग अ सिंप्लीफाइड फैक्ट शीट ऑल्सो अप्लाइज टू सिक्योर्ड माइक्रोफाइनेंस लोन्स granted to the borrowers from low income household. ऐसा नहीं है कि लो इनकम हाउसहोल्ड है तो आपके पास अगर कम लोन है देन यू वोंट बी प्रोवाइडिंग द सिंप्लीफाइड फैक्ट शीट. उन्हें भी प्रोवाइड करनी है आपको. राइट. Regulated entities are allowed to impose prepayment penalty if microfinance loan is prepaid within the first 6 months. No, RBI states कोई prepayment penalty नहीं है MFIs पे. तो आपके पास fifth statement is also wrong, third और fifth wrong है. No amount can be charged by the borrower unless it is explicitly stated in the fact sheet. That is correct. So 1, 2, 4 and 6 will be the right answer. 1, 2, 4 and 6. A is the right answer. ठीक है. Correct. Right. सबका A ही था आंसर. Everyone. Yes, good, good. A is the right answer. Then now let's just talk about the REITs. Consider the following statements regarding SEBI regulations on REITs, right, in India. SEBI introduced SEBI regulations in 2014, providing the first legal framework for the REITs in our country. First legal framework की बात कर रहे हैं हम. Yes, for the REITs in our country. India's first publicly listed REIT, your embassy office parks, was listed in April 2019. 2019 में हुआ था आपका. As per the SEBI REIT regulation, minimum 80%, ध्यान देना है हमें कि जो आपके पास डेटा पॉइंट्स है उन पे हमेशा से फोकस करना है. 80% of the REIT's total asset must be invested in the completed rent or income generating properties. REITs are required to distribute minimum of 90%, right? Minimum of 90% to the unit holder at least once a year. No, twice a year. Fine. Semi-annually, जिसको हम बोलते हैं 6 months के बाद. REITs in India are prohibited from investing in the agricultural land, mortgages, and other REITs. So, what will be the right answer? Correct answer is your 1, 2, 3, and 5. Fine. Okay. So C is the right answer. सभी का C ही है. सिर्फ fourth option was incorrect. बाकी सब सही है. Everything else, everybody should answer ना.
राइट एवरीवन? यस यस सही है। ठीक है, now let's just talk about the next question. Gilt edged instrument. Government securities are categorized as gilt edged instruments. Which of the following statements best describe the conceptual rationale for this classification and its impact on the broader Indian financial system? तो gilt edged instruments की अगर हम बात करें, they are called as gilt edged because they are physically printed. No, gilt edged पहले आपके पास बड़ा ही फाइन पेपर होता था, हार्ड पेपर होता था, एंड द एजेस वर वेरी स्ट्रॉन्ग, फाइन, काफी ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग एजेस के साथ रहते थे जब सिक्योरिटीज मार्केट नया नया स्टार्ट हुआ था। बट आज की टाइम में अगर हम बोलें तो जो डैमेज है वो ना हो उस पेपर की, अगर हम बात करें फिजिकल पेपर से अगर हम रिलेट करते हुए चलें, तो पहले क्या होता था कि वो डैमेज नहीं कर सकते थे आप उस पेपर को इजीली। सेम फिनोमिना अब होता है आपके पास बट इन द डिजिटल फॉर्मेट, दैट यू कैन नॉट हैव द डैमेज डन, फाइन। जो डिफॉल्ट का रिस्क है दैट इज एब्सोल्युटली जीरो। So they are sovereign instruments issued by the RBI on the behalf of government, carrying practically zero risk of default. जब भी gilt edge instrument का question आए, try to have this particular keyword in your mind. Fine, zero risk of default. That will be the right answer always. Right? Okay, gilt edged B is the right answer. Next, Vikram Suri invested in the Crestline Interval Growth Fund, a close-ended scheme that allows transactions only during its officially scheduled 2-day window. वो जो हमने close-ended scheme देखी थी, that आपके पास कुछ interval आएगा, उसमें ही आप invest कर सकते हो, उसके बाद दोबारा से कुछ दिनों के बाद दोबारा एक और interval आ सकता है। These are spaced more than 15 days apart. Vikram must wait for the each interval to adjust his holdings. Outside this period, the fund does not accept any kind of purchase. During each window, Vikram can transact directly with the fund at terms disclosed beforehand, ensuring the predictable but limited liquidity throughout the fund's tenure. तो आपने बताना है कि which operational modification would most fundamentally breach the रेगुलेटरी डेफिनेशन। तो ब्रीच करेगा मतलब कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपके पास इंटरवल फंड की जो बात है, जो डेफिनेशन है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। लिमिटिंग विक्रम्स रिडेम्पशन एलिजिबिलिटी टू एवरी ऑल्टरनेट ट्रांजैक्शन विंडो, ये तो करेक्ट है भाई, ऐसे ही होता है आपका इंटरवल में। allowing the allowing Vikram to submit purchase orders on any day, हर किसी भी दिन पे कर सकते हैं क्या परचेज ऑर्डर, विदाउट एक्चुअल एग्जीक्यूशन विद एक्चुअल एग्जीक्यूशन डेफर्ड टू नेक्स्ट इंटरवल विंडो, ऐसा तो नहीं होता। हर दिन पे आप नहीं कर सकते, एनी डे यू कैन नॉट, स्पेसिफिक डेज हैं, स्पेसिफिक विंडो है और एक स्पेसिफिक इंटरवल है। बी इज द राइट आंसर हियर एंड दैट विल ब्रीच। ओके, ठीक है, सभी का आंसर सेम है। वी आर टॉकिंग अबाउट बी ओनली, एवरीवन? Yes, B is the right answer. Good, good. फिर आते हैं, what is the name of the commodity that satisfies the requirement for being a giffen good among the option given below? Giffen good, staple, right? तो luxury cars, potato, right? Potato ही है। उसके बाद diamond jewelry, smart TV ये तो Veblen goods हो गए। B is the right answer. Simple. Then CRAs की बात कर लेते हैं थोड़ी। Presently in India, there are 5 CRA? No, there are 7 CRAs और 8th को अप्रूवल मिल गया है सेबी से, आरबीआई से अभी पेंडिंग है। All these 5 CRAs also have been accredited by RBI, तो 5 है ही नहीं, तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया। Ratings are classified into 3 grades. HIS है ना, high investment, investment and speculative grade. Broadly speaking, ratings divided by CRAs into 3 levels: investment, non-investment and default grade. That is correct. In all, risk is classified into 14 to 15 categories. Sign plus and minus, they are used to further fine tune the rating. So suffix plus or minus is also used to indicate the comparative position. Fine. Plus and minus से हम comparative position भी देखते हैं। Triple B minus lies one notch above the डबल बी प्लस, तो चाहे माइनस में है बट ट्रिपल बी है, दैट इज व्हाई इट इज ट्रीटेड एज अ हायर रेटिंग। तो 3 and 4 विल बी द राइट आंसर। करेक्ट ही पूछा है हमसे, 3 and 4 का है, बी इज द राइट आंसर। राइट, बी को टिक करेंगे, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, यस, बी इज द राइट आंसर। गुड गुड, everybody should answer है, सभी लोग आंसर करो, then only this session will make sense. Which of the following best illustrates the concept of structural change in the Indian economy over a period of time? Structural change जैसे ही आप देख रहे हो आपके माइंड में पिक्चर आनी चाहिए, पहले एग्रीकल्चर सबसे ऊपर आता था जीडीपी कंट्रीब्यूशन में हमारे देश में, अब वो सबसे एंड में आता है। किसने टेक ओवर किया है? सर्विसेज ने, फॉलोड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर। Tertiary sector surpasses the secondary sector in the GDP contribution. Primary sector's share has declined. यही structural change है Indian economy के context में. Right? So yes, A is the right answer. Now,
we are talking about the national income via product or output method GDP at market price is 28 lakh crore, depreciation 2 lakh crore है, NFI net factor income from abroad is 1 lakh crore, indirect taxes हैं 2.2 lakh crore, government subsidies 90,000 crore, calculate the NNP at factor cost. तो NNP के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो GDP है ना, GDP में से आपने यू हैव टू रिमूव द डेप्रिसिएशन, तो नेट एनडीपी आ जाएगा आपके पास. एंड वंस यू हैव द एनडीपी विद यू, अभी भी डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या फैक्टर इन करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फैक्टर इन करना पड़ेगा. उसके बाद हमारे पास फैक्टर कॉस्ट के लिए पूछा है, एनएनपी आ गया, बट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दे हैव आस्क्ड. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? एंड व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट सब्सिडीज? वी विल बी एडिंग द गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड सब्ट्रैक्टिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस. फाइन. तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ये आंसर आप लोग बताओ मुझे, व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? एवरीवन शुड आंसर. ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है. Everyone, what is the right answer here? Yes, yes, A is the right answer. When you talk about the, और तो ये अब आप लोगों ने बताया मुझे, आई एम जस्ट गोइंग बाय द फीडबैक जो कमेंट सेक्शन में मिल रहा है, दैट A is the right answer. तो अगर हमारे यहाँ स्कोर डिडक्ट होता है, देन ओके फाइन, ठीक है. A, everybody is with A only. 2570000 करोड़, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब देख लेते हैं टाइम. टाइम इज इंपॉर्टेंट. वी हैव डन 53 क्वेश्चंस. टाइम हमारे पास 42 मिनट्स रिमेनिंग है. तो नेक टू नेक बोल सकते हैं हम, है ना. 44 मिनट्स होना चाहिए. अभी हम 2 मिनट पीछे चल रहे हैं. ठीक है. ISLM model is a theoretical construct that explains the relationship between the interest rate and income level equilibrium by analyzing which of the following. किस चीज को एनालाइज करते हैं हम ISLM मॉडल में? whether it is the intersection of investment and saving curves. इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग हो रहा है. मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड, सिंपल. मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड. इक्विलिब्रियम कब आएगा आपके पास? जब गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम आएगा. फॉर द गुड्स मार्केट वी हैव द डिमांड, फॉर द मनी मार्केट द सप्लाई विल बी ensured. करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट? द इंटरसेक्शन ऑफ मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड कर्व. तो यस, ठीक है. गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट. Then, with reference to the fiscal targets under the FRBM Act, consider the following statements. आपके पास specific targets भी आपको यहाँ से पता लग जाएंगे. FRBM की जो theoretical concepts थे वो हमने देख लिए थे. इस question से आपको actual में numbers भी याद हो जाएंगे, that what were the actual numbers, right? So the FRBM framework mandates the central government to limit the fiscal deficit 3% of the GDP. यही था FRBM framework, 3% of the GDP होना चाहिए. It should be limited. FRBM Act बोलता है fiscal deficit आपका 3% of GDP से ज्यादा नहीं हो सकता. The act provides central government debt should be limited to 40% of the GDP. Yes, 40% ही होगा by March 2025. FRBM framework mandates that general government debt be limited to 60% of GDP by 31 March 2025. तो जो government debt है that should be limited to 60% by this particular date. Fine. सेंट्रल गवर्नमेंट डेट शुड बी लिमिटेड बाय 40%. तो ये हो क्या रहा है? जनरल गवर्नमेंट में आपका स्टेट गवर्नमेंट्स का भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया था. व्हाट इज द राइट आंसर हियर? करेक्ट आंसर इज ऑल द थ्री, 1 2 एंड 3. नेक्स्ट इज फॉर द एन्युटी. एन्युटी प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं. Let's just talk about the annuity plans here. Which of the following statements correctly describes the treatment of annuity payments upon the death of the annuitant? So what is the correct answer here? एन्यूटेंट की बात कर रहे हैं हम. सिंपल. So all the annuity payments cease immediately and no benefit is payable. कोई benefit नहीं है to the legal heirs. या फिर the insurer refunds only the original purchase price to the insurer's reserve fund, or for that matter remaining annuity installments are payable to the legal heirs and the nominees. Right? यही हमने पढ़ा है in the class also. So C is the right answer.
Then, which of the following statements best explains the connection between portfolio diversification and domestic financial integration? आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखना है एंड साथ के साथ इंटीग्रेशन भी रखनी है अपने पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए. So portfolio diversification, it weakens the financial integration? No, it solidifies, right? Portfolio diversification lead to stronger linkages, yes, across the markets as participants operate in multiple segments. This is the correct answer. जितना diverse होगा उतना ही आपका जो risk है वो spread हो जाएगा and ultimately you will find कि कहीं ना कहीं diversification will help you have the linkages also across various financial markets. Fine. Unit number 29th. Calculate the value of money multiplier and the total deposit created if the initial amount is 700 rupees and LRR जिसको हम reserve बोलते हैं that is 10%. तो when you talk about money multiplier, simple formula क्या है money multiplier का? आपके पास एक तो 1 by CRR है, 1 by reserve ratio. Second is what? Your M naught, right? So what will be the right answer here? Value of money multiplier, total deposit created if the initial amount is 700 crore. तो M naught आपका 700 crore दिया हुआ है and LRR is 10%. It will be what? 700 divide by 10%. 10% को हम 0.1 लिख सकते हैं. तो 700 divide by 0.1. 0.1 में जो आपका जब आप पॉइंट हटाओगे तो 10 will go up. 1 by 10 जो हो जाता है तो 700 multiply by 10 करेक्ट आंसर आ जाएगा B, 7000 करोड़. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव दी असाइनर. फैक्टरिंग अरेंजमेंट असाइनर की बात करते हैं. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द असाइनर नाउ. Yes, 7000. In a factoring arrangement, which of the following best describes the role of assigner? Assigner कर क्या रहा है? Simply, what the assigner is trying to do. Assigner purchases the receivables and provides the finance to the client. Finance provide कर रहे हैं क्या? Assigner transfers the receivables to the factor and receives the immediate fund. That is the basic function. Fine. ओके. असाइनर है कौन? ओरिजिनल सेलर. सेलर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया बट दैट इज व्हाट द असाइनर इज. ठीक है. ट्रांसफर्स the overall receivables to the factor and receives the immediate fund. B is the right answer. In the context of market dynamics, the interconnectedness of the financial market can lead to contagion. Contagion effect जो है वो हो सकता है. Which of the following describes the conceptual process by which a crisis in the NBFC sector can transmit to the equity and debt market? Equity debt market के बारे में बात कर लेते हैं. तो एक सिनेरियो जो है उसके हिसाब से ही समझना इसे. And the scenario, different scenarios I think are given here. NBFCs are not interconnected with the banks. Therefore, a crisis in NBFC is contained within the specific company and has no impact on the broader stock market. ऐसा तो नहीं हो सकता, right? अगर हम बात करें NBFCs कहीं ना कहीं डेट तो लेते ही हैं बैंक से, राइट? तो अगर उनमें कुछ इशू आ रहा है तो कंटेजन इफेक्ट हो सकता है, बैंकिंग इंडस्ट्री पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, एनपीए बढ़ सकता है हमारा. NBFCs borrow from debt market via the commercial paper and from the banks. If NBFC defaults, mutual funds face redemption pressure, sell equity to raise the cash. तो आपके पास pressure mutual fund पे भी आएगा. Ultimately, equity को sold out करके they will be raising the cash. Banks will face the NPA issues. Yes, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे. Leading to the fall in bank stocks. The liquidity spiral shows how a localized shock becomes a systematic crisis, जिसको हम बोलते हैं contagion. Fine. Ultimately leading to the contagion effect. कहाँ पढ़ा था हमने ये? Asian financial crisis में. Thailand से crisis start हुआ. It spreads. It you can say started from Thailand and ultimately spread to your entire Southeast Asian economies. So correct answer is option B here. Okay. Now let's just talk about one case. एक केस है हमारे सामने. यहाँ पे करुणा wanted to invest in financial markets but found direct equity trading too complex. काफी complex लग रहा है उन्हें direct equity trading. She decided instead to invest in the mutual fund scheme regulated by SEBI. By purchasing the units, she contributed to a pooled fund managed under the trust structure. The fund manager invested the corpus in a mix of securities as stated in the scheme's offer document. तो आपके पास mix of funds में इन्वेस्ट कर दिया गया है पूरा का पूरा पैसा. Karuna appreciated the MFI, created industry standards, and she could access the diversified investment without needing her own trading account or market expertise. Large mutual fund
Esther Capital enters into the short-term funding arrangement with the Orient Bank through a tri-party repo to meet the liquidity needs during the volatile market condition. Fine. तो ये सारे के सारे जो players हैं आपने याद रखने हैं. Karuna, then we have the Asset Capital, mutual fund है. Orient Bank is a bank और ये सारे के सारे tri-party repo में हैं. A recognized clearing corporation acts as the tri-party agent here, overseeing the collateral allocation, settlement, and periodic revaluation. Midway, you will find uh, midway through the transaction, market prices fluctuate significantly, triggering the margin requirements. Fine. Despite the agent's active administration, both the Esther and the Orion remains fully responsible for the counterparty risk throughout the deal. Which of the following statement best describes why the tri-party system improve market liquidity beyond merely automating the collateral handling? तो आपके पास it moves beyond that thing है ना, आपके पास improved market liquidity है and ultimately collateral handling से beyond जाकर हम market liquidity ensure कर पा रहे हैं. Which of the following statement defines this particular aspect? Tri-party agents impose mandatory credit enhancements that reduce the funding spreads across all the corporate debts. Not at all, thereby standardizing the liquidity premiums in the secondary market. Standardized liquidity premiums won't be there when you are talking about the imposition of mandatory credit enhancements, right? Because tri-party agents create centralized collateral optimization mechanism that encourages broader range of participants to engage in repo transactions, indirectly deepening the eligible securities pool. आपका जो tri-party agent है वो क्या कर रहे हैं, handling the collateral, and ultimately बार बार आपको collateral जो है अपने वो change नहीं करने पड़ेंगे. You can utilize the same collateral again and again for n number of market transaction, and you will ensure, you will improve the market liquidity like that. Is the right answer here. B is correct. Now, a newly formed financial services entity and applies to become the tri-party agent, which factor would most likely disqualify it under the RBI's eligibility criteria. So it operates as clearing corporation but has only 3 years of experience in settlement services within India. Right? It has robust technological infrastructure but is not authorized under PSS. Right? Most likely disqualify it under the RBI's eligibility criteria. It meets the minimum capital requirement but outsources the collateral management, or for that matter recognized it is a recognized stock exchange, maintains its equity capital in the form of preference shares rather than paid up capital. What will be the right answer? It operates as a clearing corporation but only has 3 years of experience in settlement services within the India, within our country. So what is the correct answer here? A or something else? A, B, C, D? Yes. Let's mark A. It operates as clearing corporation. Only 3 years of experience is there. A is the right answer. Let's just see क्या अपना answer निकलता है. During the tri-party repo, the agent initiates revaluation event. Which scenario best represents the agent's operational role without altering the borrower-lender contractual obligation? So the agent regulates collateral needs and temporarily transfers ownership of the excess collateral. Whether this represents the operational load? No. Then the agent determines new margin requirements, automatically adjusts the collateral, while all financial responsibility for potential loss, it will be remaining with what? With the transacting party. आपका जो agent है वो कभी भी loss या फिर risk appetite के साथ नहीं linked होता. जो parties involved हैं tri party repo में वही आपके पास risk भी bear करेंगे. So B is the right answer. Fine. Now let's move on to the 2008 global crisis जिसको हम Lehman Brothers crisis भी बोलते हैं. India's GDP growth fell sharply in the third and fourth quarters. Yes, due to the global shock. तो low हुआ था हमारा GDP number. Annual GDP growth in 2008-9 fell to 6.8%, showing India was partially affected by the global downturn. Partially affected था या fully affected था? इनिशियली जब हम बात करें एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट फेल टू दिस मच नंबर 6.8 ही था एंड इट शोड दैट इंडिया वाज समहाउ अफेक्टेड. नेगेटिव ग्रोथ नहीं देखने को मिला जैसे हमें कोविड में देखने को मिला था. इंडिया वाज फुल्ली इंसुलेटेड? नो, नॉट फुल्ली इंसुलेटेड. The crisis led to a significant increase in the government consumption, cushioning the fall in the private demand. Yes, तो increase in the government consumption हुआ था
or for that matter, decrease in the government consumption. It was ultimately the crisis led to the significant increase in the government consumption and cushioning the fall in your private demand. Private demand decrease हो गया, jobs ही नहीं है market में, तो government will be providing the funds. The downturn originated from domestic banking failures in India. No, credit bubble कहाँ पे हुआ था? The bubble was burst in your USA. Lehman Brothers bankruptcy was one of the triggers of your global shock that impacted India also. Correct answer is what? A, B, then C was wrong. D was correct. Fine. A, B, D, and your F. Fine. A is the right answer. A is correct. Now, Journal Insurance Business Nationalization Act. Yes. We are just about to conclude this particular test. होने ही वाला test. What is the purpose of the General Insurance Business Nationalization Act in relation to the Article 39C? 39C क्या बोलता है कि आपके पास wealth concentration नहीं होनी चाहिए, which will ultimately impact the overall community, है ना? Common interest breach नहीं होना चाहिए. So the act sought to ensure the concentration of wealth and the means of production did not harm the community's common interest. Yes, that is correct. Okay, A तो correct है हमारा. The act aimed to privatize the general insurance. No. Primary goal was to increase the government revenue by nationalizing the private insurance companies. Nationalize करके आपके पास government का revenue बढ़ेगा या घटेगा? So this is also wrong. Act was intended to support the foreign insurers by creating more open market. तो act के through हमने open नहीं करा था market. Market open हुआ है 91 में जाके. The goal of the act was to prevent economic system from becoming harmful to private interest. No, ऐसा भी कुछ नहीं था कि आपके पास जो private interest है वो नहीं आने चाहिए. That was not at all agenda. सिंपल सेक्शन 39C की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो नहीं होना चाहिए. दैट वाज द ओनली आइडिया इन रिलेशन टू योर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन. ए इज द करेक्ट आंसर. As per the government data on the performance of PSBs, what was the capital to risk weighted asset ratio CRAR of the PSBs of as of September 2025? तो this is a very important data आप सभी के लिए. Being a banker, you must know कि सितंबर में जो जिसको हम बोलते हैं ना कि आरबीआई ने बड़ा स्ट्रिक्ट कर रखा है CRAR वैल्यूज आपके 12% अबव होने चाहिए. तो PSB clocked way ahead that 15.96%. Right? तो C is the right answer. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी थ्योरम ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन. प्राइमरी थ्योरम क्या है? जल्दी से माइंड में अपने जो है पिक्चर आपने पेंट कर लेनी है. दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इनवर्स रिलेशनशिप. आपका जो प्राइस है एंड अल्टीमेटली द बॉन्ड, राइट? Bond price and the coupon rate inversely related है. According to the primary theorem, there is specific relationship between prevailing market interest and the market price of an existing fixed rate bond. है ना, वही inverse relationship है. Which of the following best describes conceptual interaction and the resulting impact on the bank's investment portfolio? Bond prices and market interest, they move in the same direction? No. Market price of the bond entirely independent है of the interest rate? Again no. Bond prices and market interest rate move in opposite direction? Yes, यहाँ तक तो ठीक है. When market rate rise above the bonds coupon rate, the existing bond prices must fall below par. Why? ताकि आपके पास the yield it becomes more competitive with the new issues. Fine, क्योंकि हम fail तो नहीं होने दे सकते अपने bond को, right? कुछ तो करेंगे. And that is your correct answer also. ठीक है. Next, we have Indian exporter sells the capital goods worth $5 million to the buyer in Europe and 5-year deferred payment on 5-year deferred payment basis to eliminate credit risk and improve the liquidity. The exporter sells the entire receivables, right? Entire receivables to a financial institution at discount. Exporter receives immediate payment and is not liable in case of default by the borrower. तो exporter ने तो अपने जो ओवरऑल रिस्क है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया है. किसको किया गया है फॉरवर्ड? राइट, वेदर इट इज फैक्टरिंग, बिल डिस्काउंटिंग, फोरफिटिंग या फिर लीजिंग. 5 years की हम बात कर रहे हैं. फाइन, 5 years, मोर देन 1 year वी आर टॉकिंग अबाउट. सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? फोरफिटिंग. ओके, सी इज द राइट आंसर. ठीक है. Now, next question we have: which of the following statements correctly describes the Keynes motive for holding cash as outlined in the journal theory? So, transaction motive involves holding cash for current transaction, bridging the gap between the income and expenses. That is correct. Transaction motive यही है. Precautionary motive involves holding cash to take advantage of unexpected investment opportunities. No. Precautionary क्या है कि कोविड की तरह दोबारा से ऐसा कुछ ना हो जाए तो सेव कर लेते हैं पैसा. तो स्पेकुलेशन या फिर अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तो बात नहीं हो रही है.
स्पेक्युलेटिव मोटिव, यस, इट इन्वॉल्व्स होल्डिंग कैश टू प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर। फ्यूचर का जो स्पेकुलेशन है उसके बेसिस पे आप आज होल्ड कर रहे हो अपना पैसा, और फॉर दैट मैटर द बॉन्ड प्राइसेस यू विल बी गेटिंग विद डिमांड ऑफ मनी वेरिंग इनवर्सली विद द इंटरेस्ट रेट. व्हाट इज द राइट आंसर देन? करेक्ट आंसर 1 and 3 only. B is the right answer. Principle of subrogation involves the restitution of the rights of an insured in favor of insurer. मतलब principle of subrogation example याद है हमें कि आपके पास एक्सीडेंट हो जाता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दे दिया, अब आप जाकर थर्ड पार्टी से क्लेम नहीं कर सकते. कौन क्लेम करेगा? सू कौन करेगा? आपकी इंश्योरेंस कंपनी सू करेगी थर्ड पार्टी को. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी indemnifies the insured for losses suffered, it acquires the right to dash to recover the amount paid from the third party responsible. So they can sue, right? Directly sue करेंगे. A is the right answer again. तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आपके माइंड में हैं एंड यू रिमेंबर द कीवर्ड्स, यू रिमेंबर द एग्जांपल्स, तो क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं लगने वाला. एटलीस्ट वन लाइनर तो डिफिकल्ट नहीं लगेंगे. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एसएन? है यूनिफॉर्मिटी लेकर आना है, फाइन, थ्रू आउट द ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल वर्ल्ड. स्टैंडर्डाइज कर देना है, पूरा का पूरा यूनिफॉर्म कर देना है. टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल्स. नो, पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को रिवाइज करने की बात होती है. To set international rules for how the countries trade with each other, again cross. To provide standardized way for the countries to keep track of their economic activities. Yes, that is absolutely right. Uniformity की हम बात कर रहे हैं. C is the right answer. Fine. उसके बाद अगर हम next question देखें, in a small village, a group of 8 women who are members of different SHGs decide to form the JLGs. They come from similar socio-economic background and they live in the similar or same locality. These women continue to participate in their respective SHG also. Which of the following is the primary benefit? JLG में क्यों जाते हैं? क्योंकि ज्यादा लोन मिल सकता है. तो the JLG allows the women to borrow larger amounts. Fine. That will be the right answer. Larger amount of money collectively without requiring any kind of collateral. That is correct. फिर next question है monetary policy instruments. They are changes in the public. They monetary policy instruments are changes in public expenditure, changes in taxation. तो ये पहले दो तो public expenditure और taxation, they talk about what? The fiscal policy. Open market operation, yes. Bank reserve requirement, yes. Interest rate policy, yes. So CDE will be the right answer for the monetary policy instrument. CDE, C is the right answer. Fine. तो fiscal और monetary policy का simple distinguishing point आपको याद होना चाहिए. Now, the financial arrangement between the insurer and the reinsurer can be proportional or non-proportional. Which statement accurately explains the loss sharing logic in a non-proportional reinsurance contract? तो non-proportional reinsurance contract में अगर हम बात करें, what will be the right answer? पढ़ते हैं statements. Directly हमें statement पे ही जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो no explanation whatsoever. The reinsurer only pays if the total loss exceeds the predetermined, pre-agreed retention limit, the deductibles. Fine, तभी pay करेगा reinsurer set by the primary insurer. The reinsurer is not involved in small routine claims, but steps in order to cover the volatile catastrophic losses that exceed the primary issuer's capacity. है ना? NIACL जो वो नहीं कर पा रहा तो आपका GIC वो कर देगा to pay for its daily reserves. Fine. From its daily reserves. You cannot pay, then reinsurer will come into picture and will pay off the entire amount. So A is the right answer. Under section 45(1)(a) of the RBI Act 1934, which of the following statements is not true about NBFCs? तो NBFCs के लिए incorrect statement आपने बतानी है. They are granted complete autonomy from the RBI in all the respects. Let it be operations including the credit dispensation. No, NBFCs पे अच्छा खासा limitation लगाया हुआ है RBI ने. Fine. So A is the right answer again. All the NBFCs must register with the RBI. Yes. They regulated certain aspects of the credit related matters. Operational freedom दिया गया है. Yes. Despite greater freedom in credit dispensation, restrictions on the financing certain types of activities by NBFCs, they definitely remain. तो ये सारे true हैं. First statement is not true. Then which among the following came after 1950? RBI Act 50 से पहले आया था. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इट आल्सो केम बिफोर 50. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाद में आया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट भी बाद में आया. उसके बाद आपके पास जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट है,
दैट वाज आल्सो लेटर, 61 में आया था। फिर आपके पास जो एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग बैंकिंग कंपनी 1970। तो 3456, 3456 सी इज द राइट आंसर। Next, which effects or yes, which effects are associated with globalization based on the statements? Increased per capita income and better employment opportunities. Yes, globalization कहीं ना कहीं ये promote करता है. Expansion of options for customers and increased agricultural exports. Yes. Decrease in technology. No. Increase होता है technological advancement में. 1 and 2 will be the right answer. C is correct. फिर आ जाते हैं द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फॉरेक्स पॉपुलरली नोन एज विच कमेटी? सुधानी कमेटी, राइट? सुधानी कमेटी फर्स्ट लाइन में ही हमारा आंसर आएगा। सुधानी कमेटी एक में ही है, तो 1980 सुधानी कमेटी ए विल बी द राइट आंसर। इन नवंबर 1990 वाज अ लैंडमार्क इन डिजाइनिंग द फॉरेक्स मार्केट इन आवर कंट्री, तो ए इज करेक्ट। In which year Morarji Desai, the then PM and the Minister of Finance, introduced the concept of priority sector in context of bank credit allocation? Along with RBI in 1967, this concept was institutionalized. B is the right answer. फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंट बैंक विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? एवरीबडी शुड आंसर। देखो अब हमारा कंक्लूड ही होने वाला है सेशन, तो थोड़ा सा और एंथुजियाज्म वी हैव टू कीप सो दैट जितने अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करे उनका रिजल्ट हम देख पाए। Every merchant bank should maintain copies of the balance sheet, profit and loss statement of the financial products. Yes, ये correct है. Monthly unaudited results should be submitted to SEBI. No, audited results submit करने. Second is wrong. Merchant banks, they are having the unpublished price sensitive information of their client during the tenure of the assignment, right? They are prohibited from selling or buying the securities like that. तो yes, अगर आपके पास information unpublished है, price sensitive information है, वो आप नहीं उसमें deal कर सकते। merchant bankers को prohibit कराया है SEBI ने। तो third is absolutely right. merchant bank should not associate with any business other than that of the securities market. Fine. other than securities market में आपके पास association हो सकता है, नहीं हो सकता? Yes, you can. Right. ऐसा नहीं है कि अदर आप बैंकिंग या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं कर सकते। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लीड मर्चेंट बैंक शुड नॉट associate with a merchant banker without registration. Registration is required. Every merchant bank shall appoint compliance officer to monitor the compliance with prevailing regulations. Sixth is also correct. Incorrect दो ही स्टेटमेंट निकले हैं हमारे, right? 2 and 4। सभी का आंसर बी है। Everyone, B is the right answer or not? Yes. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स से रिलेटेड, बट आई थिंक टाइम हमारे पास थोड़ा सा क्रंच है। लेट्स सी क्या हम 16 मिनट्स में रिमेनिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई आवर लेवल बेस्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ETDs मार्केट, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स मार्केट। तो ETD derivatives contracts are standardized. तो exchange traded contracts, they are standardized. Yes, definitely, including the expiry dates, contract amounts, fine. और जो आपके पास OTC होते हैं वो non standardized in nature होते हैं। Market participation in ETD mainly include the market makers, the dealers, speculators, fine, all these. Clearing houses in exchange traded markets provide a credit guarantee. Credit guarantee होती है या नहीं होती? Often requiring a margin deposit to secure the trades. Right? There will be a credit guarantee. Then everyone should answer the previous question also. Exchange traded markets offer full transaction transparency, but this can lead to a loss of privacy and flexibility. Fine. तो full transaction transparency रखिए, but again privacy का भी ध्यान रखना है हमें. It can lead to that loss of privacy. ETD markets allow firms to trade non-standardized. No, non-standardized नहीं हो सकता, ETD में standardized रहेगा। non-standardized करना है तो OTC में हम जा सकते हैं। 1 2 3 4 will be the right answer. Fifth is wrong. 1 2 3 4 C is correct. Now, the law of demand states that there is inverse relationship between price of commodity and its quantity demanded. There are certain exceptions to law of demand. Consider the following goods and identify the in which of the following the law of demand does not apply. Designer bag पे करेगा? No. Veblen good है. Salt? No. Sugar भी no, because we are talking about the staple diet. High priced cell phone model, again Veblen good है। तो दो गिफन गुड हैं और फर्स्ट एंड फोर आपके पास क्या है? दे आर दी
फर्स्ट एंड फोर वेबलन गुड्स, फाइन. सो द राइट आंसर कम्स आउट टू बी क्या, सारे के सारे 1 2 3 and 4 they are exception to law of demand. According to NABARD guideline, how are loans to SHG determined in relation to their saving? तो सेविंग का कुछ रेशियो रखा गया है, आप 1:4 तक दे सकते हो, फाइन. उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर अच्छी खासी सेविंग रखी हुई है, बट 1:2 1:4 ऐसे रखा जाता है. Loans to SHG are fixed at rate 4 times their total annual income regardless of the saving. No, वो saving पे ही dependent है, जो saving का corpus है उसी पे dependent रहेगा. SHG can only receive loans up to maximum twice the amount without any exception. No exceptions are there. अच्छा अगर SHGs कर रहे हैं तो उनको 10 lakh 20 lakh like that also you can give. Banks may sanction savings linked loans to SHG with a ratio of 1:1 to 1:4. Matured SHGs may receive loan beyond this limit also, है ना. कोलेट्रल फ्री 10 लाख, उससे ऊपर भी हो सकता है, बट विद सम मार्जिन. Every SHG is guaranteed a loan at least 4 times without the need of any bank discretion. ऐसा नहीं होता, depending upon their arrangement, किस तरह से वो चला रहे हैं अपने SHG को. तो C is the right answer. SDR पे क्वेश्चन हर साल आता है. द स्पेशल ड्राइंग राइट. SDR was created as supplementary international reserve asset in the context of Bretton Woods fixed exchange rate system, or for that matter after the collapse of Bretton Woods, SDR was redefined as basket of currencies, है ना. First two statements are correct. SDR is a currency and a claim on IMF. SDR is neither a currency nor a claim on the IMF. यही हम पढ़ते हैं. 1 and 2 is the right answer. Calculate the broad money. Broad money का formula क्या है? You have to add the currency with public plus demand plus time deposit plus the other deposits. तो इसको हम कैसे calculate करेंगे? Let's just have a calculation from here. 5 और 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा. 6 के बाद यहाँ पे 6 आना चाहिए. Then 7 8 7660, 7660. ओके, तो तीन ऑप्शन में आ रहा है. दिस वी हैव टू डू यूजिंग द कैलकुलेटर. तो यूजिंग द कैलकुलेटर एवरीबडी, इफ यू कैन कैलकुलेट सिंपली, आपके पास दिस पर्टिकुलर नंबर 50,000. 50,000 में 50 लाख में आपको 2 लाख ऐड करना है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 3 हो गया. 3 मोर और लेस 3 से तो ऊपर ही जाएगा, है ना. 5386. ऑल द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज हेयर. 5387 670 660 87660, राइट. 87660 विल बी देयर. तो डी ऑप्शन मार्क कर देते हैं. लेट्स सी, लेट्स हैव द आंसर. जब आंसर आएगा फाइनल तब देखेंगे व्हाट विल बी द फेट. 11 minutes are left now. Consider the following statements. As per the Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI, insurers are required to maintain a minimum solvency ratio of 150%. Yes, solvency ratio 150% बना के रखनी है. Higher solvency ratio margin indicates weaker financial stability of the insurance company as it reflects idle or unutilized fund. No. जब भी आपकी solvency margin याद रखना है, whenever it is higher, it stands for a robust financial system. Weaker financial system की बात हम नहीं कर रहे हैं. Okay, तो only first is the right answer, only one. Now let's talk about SIP. है ना. Why is SIP considered effective investment strategy for Neha? Time कम है, exam hall में you are sitting, try to answer directly, क्योंकि SIP का features हमें याद है. Fine. SIP क्या होता है? आपके पास कम अमाउंट में भी हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं. ये कुछ कीवर्ड्स हैं. SIP guarantees high returns in the short term due to the frequent large investment तो नहीं कर रहे, short investment, small investment कर रहे हैं. SIP requires Neha to make investments only during the market peaks, maximizing the return. रिटर्न मैक्सिमाइज होएगा सिर्फ मार्केट पीक पे कर सकते हैं? नो, लोज में भी कर सकते हैं. SIP only works for the investments in equity funds, not suitable for other types of mutual fund. No, हर एक उसमें टाइप में डेट में भी जा सकते हैं. SIP helps Neha invest small amounts regularly, benefiting from compounding and rupee cost averaging. D is the right answer. कीवर्ड्स माइंड में रखेंगे, चीजें बहुत सॉर्टेड हो जाती हैं इन द एक्चुअल एग्जाम आल्सो. Which of the following statements regarding the CDs are correct? Certificate of deposits की हम बात कर रहे हैं. Quickly try to answer this question. Certificate of deposits. Non-residents NRIs are allowed to subscribe the CDs. Minimum amount of CD should be 5 lakh. Banks cannot grant the loans against CDs. या buyback of CDs at prevailing market price can be made only 7 days after the date of issue of your CD. What is the right answer here?
CDs, everybody knows all these four are correct. NRIs allowed हैं 5 lakh plus फिर 5 into multiples of 5 हो जाएगा, fine. 5 into 1 like that, 5 into 2. Banks cannot grant loans. Again, that is correct. The buyback of the CDs 7 days का buyback option है. All the statements are correct. नाउ एसडीजीज की बात करते हैं. एसडीजी 5 टॉक्स अबाउट व्हाट? जेंडर इक्वालिटी. सबसे कम यहाँ पे इंडिया परफॉर्म कर रहा है अपने पूरे के पूरे इंडेक्स में, नीति आयोग वाले में. एसडीजी 10 टॉक्स अबाउट व्हाट? एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन है, तो सी का 1 हो गया, ए का 3 हो गया. ए इज 3, सी इज 1. ए इज 3, सी इज 1, और तो कोई नहीं है ना यहाँ पे. ए इज 3, सी इज 1, डी हम टिक कर देंगे. बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ए इज SDG 5 is 2, sorry, A is 2 and C is 1. Yes, A is 2 and C is 1. So this is only the combination. But बाकी भी देख लेते हैं. When you talk about SDG 10, SDG 10 talks about what? It talks about the reduced inequalities. And SDG 15, simple है. Your uh, life on land. SDG 14, life below land. Fine. तो ये सारे के सारे चीजें याद रखनी है हमें. C is the right answer here. Now, when you talk about PFRDA, with how many pairs in context of PFRDA is correct in the given table? Pairs की बात करनी है. एक पेयर कौन सा हो जाएगा? ये वाला. दूसरा पेयर ये, तीसरा, चौथा, ऐसे. तो established in 2005. PFRDA कब establish हुआ था आपका? PFRDA established in 2003. तो फर्स्ट तो पेयर रॉन्ग हो गया. सेकंड पेयर की बात करते हैं. फंक्शन क्या है? द बॉडी वाज सेट अप विद अ व्यू टू प्रमोट, रेगुलेट एंड डेवलप द पेंशन सेक्टर. यस, यही फंक्शन था. इन इनिशिएटिव में एनपीएस की अगर हम बात करें, इट वाज लॉन्च्ड बाय पीएफआरडीए इन द ईयर 2007. 2007 में आया था. 2004 की स्कीम है. तो दिस इज आल्सो रॉन्ग, दिस पेयर इज आल्सो रॉन्ग. अभी तक एक पेयर सही हुआ है. ज्यूरिसडिक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. फाइन. तो दो पेयर सही है यहाँ पे. करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी ओनली 2 पेयर्स. तो बी इज द राइट आंसर. ठीक है, ओनली 2 पेयर्स. देन क्विकली एक बारी टाइम देखते हैं. व्हाट इज द टाइम वी आर लेफ्ट? लास्ट क्वेश्चंस हैं, 7 minutes आर लेफ्ट. Which of the following statements accurately describe the utility of gross domestic product as an economic indicator? तो GDP, quickly इसको try करो आंसर करने का. When you talk about the GDP numbers, what will the right answer? GDP measures the total monetary value of the goods and the services produced within a country's border, fine, over a specific period of time. That is correct. यही होता है. GDP used to compare the economic performance of different countries also. Again correct. A rising GDP reflects improvement in well-being of the country's citizen. No, उसका काम है आपका HDI का. तो 1 and 2 will be the right answer. Human Development Index, welfare की हम बात कर रहे हैं. नाउ आरबीआई एक्ट 1934, आज की पेड क्लास में भी हमने यही पढ़ा है सारा का सारा. तो सेक्शन 27 टॉक्स अबाउट व्हाट? रीइश्यू ऑफ द नोट्स टू बी डन. देन सेक्शन 28 विल बी टॉकिंग अबाउट द रिकवरी ऑफ द लॉस्ट म्यूटिलेटेड स्टोलन नोट्स. तो सी और डी हमारे पास दिख रहे हैं. दिस विल बी द करेक्ट आंसर एज फार एज वी कैन से. उसके बाद आपके पास थर्ड का बी है. सेक्शन 29 करेंसी notes exempted from the stamp duty, and your section 30 directly relates with the A option. That is statement, that is the power of central bank. Okay, that is correct. C is the right answer. Okay. Now, who has been appointed as the chairman of expert committee constituted for strengthening the financial soundness of urban cooperatives? UCBs के लिए किसको chairman बनाया था हमने? Mr. NS Vishwanathan. Today we have done this in the class. What is the underlying principle of 4-tiered regulatory framework of your urban cooperative banks? Underlying principle क्या है? किस पे dependent है? Fine, whether it is dependent upon the size of your deposit, NPA of the respective bank, geography or demographic. Simply size of the deposits of your banks. Now, which criteria is not included in the revised guidelines for identifying financially sound and well managed urban cooperatives? तो net NPA जो है आपके पास should not be more than 3%. Yes, ये बोला गया है. No default should be there in the maintenance of CRR SLR. Yes, that is also there. 2 professional directors should be there on the board. Partially implemented? No, fully implemented CBS होना चाहिए, and that makes this particular criteria as not included. Fine. Then, according to the updated guidelines, what is the criteria for tier 2 classification of your urban cooperatives? Tier 2 classification up to 1000 crore, 100 crore to up to 1000 crore, 100 crore to 1000, only one में लिखा है, तो A is the right answer. What is the prescribed PSL norms for urban cooperative? Total prescribed limit 60%. D is the right answer. Fine, यहाँ पे D हो जाएगा correct answer.
हाउ मेनी एसडीजीज डज नीति आयोग हैव इन दी एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स? तो आपके पास 17 एसडीजी टोटल हैं, उसमें से लाइफ बिलो वाटर जो है हम नहीं कंसिडर करते नीति आयोग के इंडेक्स में, तो कितने बचे? 16। बी इज द राइट आंसर। A person has insured his property value whose value is 15 lakh, actual loss 6 lakh है, sum insured 18 lakh है, क्लेम अमाउंट क्या होगा? तो आपके पास जब ऑलरेडी सम इंश्योर्ड ज्यादा है, फाइन, एंड द प्रॉपर्टी वैल्यू इज 15 लाख, तो आपको जो एक्चुअल लॉस है वही मिलेगा। एक्चुअल लॉस 6 लाख है, करेक्ट आंसर इज 6 लाख। सिंपल। What is the impact of higher cash reserve ratio on the LM curve and economy? Higher cash reserve ratio, lower money supply, है ना? जितनी cash reserve ratio ज्यादा करेंगे उतनी money supply कम हो जाएगी। Ultimately आपका जो LM curve है वो shift होगा, कहाँ shift होगा? Leftward shift होगा। And what will happen to the rate of interest? वो हमें बढ़े हुए नजर आएंगे। तो LM curve shift towards right, no, left को होगा। Leftward resulting in higher interest rate and reduced economic income due to the contraction of the money supply। यही हो रहा है हमारे पास, right? So B is the right answer. Absolutely correct. Okay, I think we have reached to the last question. Yes, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए क्या हमने? कोई मिस तो नहीं हुआ? एक बार चेक भी करना है हमें, एक्चुअल एग्जाम में भी ऐसे चेक करके ही जाना है, कई बार टैप नहीं होता है। फाइन। तो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? ऑप्शन बी। ठीक है, तो सबमिट कर दें टेस्ट, अभी हमारे पास 3 मिनट हैं। वी आर लेफ्ट विद 3 मिनट्स। प्लीज सबमिट द टेस्ट, या फिर कुछ रिव्यू करना है अभी हमें? क्या लगता है व्हाट विल बी द स्कोर? एवरीवन, इतना बढ़िया आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है, एक पूरा का पूरा आपने 2 आवर्स जो है दिया इस टेस्ट को। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? व्हाट विल बी द स्कोर हियर? यस, सबमिट। ओके, तो ऑल द क्वेश्चंस देखो, एग्जाम में भी ऐसे हमने करना है, चेक करना है कि कितने क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करें, टोटल कितना है, ऑल दीज थिंग्स। तो क्या हमारा स्कोर क्या आ सकता है अभी? ऑल ऑफ यू सबमिटेड द टेस्ट। ओके, सो हियर वी हैव द स्कोर्स। ओके, फाइन, राइट एवरीबॉडी, ठीक है, डन। बाकी आपके स्कोर्स कितने आए हैं? व्हाट अबाउट योर स्कोर्स? अपना भी स्कोर आप अप्रोक्सीमेट स्कोर जो है वो बताते रहिए, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में हमें कहीं ना कहीं यही चीज मैटर करने वाली है कि हमारा स्कोर कितना बन रहा है। वी शुड ऑलवेज एम कि हमारे जो 100 क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करें, चाहे उसके लिए हमें कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़े, कुछ चीजें सही करनी पड़े, कुछ चीजों में हम कंफ्यूज भी हो जाएं। टारगेट हमेशा यही रखना है एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते ही, क्वेश्चंस तो हम 100 ही करके आएंगे, नो मैटर व्हाट। फाइन, डन, ठीक है। ओके, so yes, that's it from my end. If you have any doubt, then we can answer those doubts now, whatever doubts you have. Okay, okay, good, good everybody. Nice course, I would say, बिकॉज काफी आंसर्स मैच कर रहे थे जितना मैं देख पा रहा था। अल्टीमेटली द आंसर्स वर मैचिंग। तो आई कैन से कि अभी तो हमारा जो स्कोर है वो इट इज राइट, द एक्सपेक्टेशन व्हाट वी हैव एज अ ग्रुप, बट सेम चीज मेंटेन करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। एंड वी वांट एवरीबॉडी टू स्टे हाई ऑन कॉन्फिडेंस, है ना, क्योंकि इन दिनों में कॉन्फिडेंस लूज करना इज वेरी इजी, कि हम अटेम्प्ट दें भी या ना दें, बट ऐसा नहीं करना है हमें। ओके, एसडीजी 16 जो है उसमें क्या हुआ था, टोटल 17 एसडीजीज हैं, लेकिन सिंस इंडिया में कोस्टल रीजन्स 9 ही हैं, आपके पास कोस्टल एरियाज 9 ही हैं, तो एसडीजी 14 जो है विच टॉक्स अबाउट द लाइफ बिलो वाटर, वो एक्सक्लूड किया हुआ है नीति आयोग ने। बिकॉज अगर हम सिर्फ 9 कोस्टल स्टेट्स को रखेंगे, बाकी स्टेट्स के पास तो कोस्ट ही नहीं है, तो लाइफ बिलो वाटर कैसे चेक करेंगे, राइट? ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीबडी फॉर अटेंडिंग द क्लास। स्टिल आई एम सेइंग, कोई भी डाउट है डू लीव इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट्सएप के अंदर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। लास्ट के 2 दिन बचे हैं, लेट्स गिव इट आउट ऑल, फाइन।
सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड ट्राई टू रिवाइज एज मच एज पॉसिबल. जितना भी टाइम है आपको रिवीजन पे फोकस करना है. थैंक यू एवरीवन.